यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों का एनटी नेट दिसंबर 2025 के जो एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाले 1 तारीख से, और अपना जो कॉमर्स का पेपर है वो है अपना 3 तारीख को, 3rd ऑफ जैन को। ओके, और कॉमर्स के अंदर अपना एक यूनिट है, दैट इज यूनिट नंबर 7, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये अपना यूनिट है, ओके, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस यूनिट का रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है वो इनकम टैक्स यूनिट को पूरा रिवाइज किया, ओके, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लेना, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज हम पूरा का पूरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो टॉपिक है उसको हम रिवाइज करेंगे। अपनी बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो अपना बैंकिंग का जो सिलेबस था उसको हमने 10 चैप्टर्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया था, ठीक है। तो शुरू के 9 जो चैप्टर थे वो तो थे अपने बैंकिंग के, और एक था अपना इंश्योरेंस का 10th वाला। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम 1 से लेकर 9 चैप्टर जो है स्टार्टिंग के, इसको हम लोग जो है वो करने वाले हैं रिवाइज, ठीक है ना। हमने क्लासरूम के अंदर जब इसको कवर किया था, ओके, तो काफी सारी चीजें मैंने एक्स्ट्रा भी आपको लिखवाई थी, कुछ पीडीएफ भी मैंने आपके साथ में जो शेयर किया था। तो आप वो जो नोटिंग मैंने आपको करवाया था, ठीक है, उसको साथ में लेके बैठना। अब आपको करना क्या है, आप ये वीडियो लगाइए, अपनी बुक खोल के बैठिए, ओके, और मैं की पॉइंट्स जो है, जो मेन पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनेगा, वो सारे आपको मैं बताते जाऊंगा, ओके, और आप उसको जो रिवाइज करते चलना, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर आपको जो है बुक में से देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ भी चीजें इधर उधर नहीं मिलेंगी, बस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो कंडीशंस हैं, ठीक है, जैसे टाइप ऑफ बैंक की अगर हम बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर के कितने बैंक है, प्राइवेट सेक्टर के कितने बैंक है, ठीक है, या इसके अलावा अगर हम बात करें कि लाइसेंसिंग का क्या प्रोसेस है, ठीक है ना, ओन टाइप लाइसेंसिंग की क्या क्या कंडीशंस है, ठीक है, एनबीएफसी कितने तरह की है, म्यूचुअल फंड, मतलब हर टॉपिक को जो हमने पढ़ा था ना उसको मैं आपको एक बार ऊपर से सारा का सारा रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, आप अपना ये जो बुक आपको मैंने प्रोवाइड किया था ये खोल के बैठिए, साथ में जो एक्स्ट्रा नोट्स हमने लिखे हुए हैं उसको साथ में खोल के बैठना, ठीक है, दोनों को एक साथ जो है वो खोल के बैठना। ये 1.5 घंटे का जो है वो वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आप एक बार लगा लीजिए, देन उसके बाद आप जब बुक पढ़ेंगे ना, पूरा का पूरा जो आपका यूनिट है वो मतलब ये लगा लो 2 से 3 घंटे के अंदर आपका बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। ये रिवीजन वीडियो है, रेगुलर वीडियो नहीं है, तो इसके अंदर हम थोड़ा फास्ट ट्रैक से चलेंगे, ओके। जो जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ है तो वो तो बहुत जल्दी इसको ग्रैब कर पाएंगे, लेकिन जो बच्चे पहले जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा, आप अगर डायरेक्टली पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो ये रिवीजन वीडियो है, इसमें फास्ट ट्रैक से हम लोग चलेंगे, ठीक है। ये बैंकिंग की यूनिट को जब हमने कवर किया था तो ओवरऑल मिला के लगभग इस पे हमने कोई 35 लेक्चर लगाए थे, है ना। अब 35 लेक्चर का काम जो है वो एक लेक्चर में करना है, तो बट ऑब्वियसली कि थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना, और अगर आपने नोटिंग करनी है तो वीडियो को रोक के आप कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो अब हम लोग जब स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, इनफैक्ट उससे पहले हमने 3 लेक्चर लगाए थे इंट्रो के, तो पहले एक बार इंट्रो वाला जो था वो 5 मिनट में आपको मैं बता देता हूं, फिर हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 9 तक जो है जो की पॉइंट है हर चैप्टर में उसको हम लोग कवर करेंगे, ओके जी। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बैंकिंग की यूनिट को कवर करेंगे, और कल मैं एक वीडियो और डालूंगा स्टैट्स का, ठीक है ना। तो जिसमें बिजनेस स्टैट्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं तो उनमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम लोग कवर करने वाले हैं, ओके जी। अब स्क्रीन के ऊपर आपको पूरा का पूरा जो है वो कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा, और मैं पीछे से मतलब इसमें वॉइस ओवर मैं दूंगा, ओके, तो आप एक बार इसको देख लेना। तो आप पूरा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, बढ़िया तरीके से आप बैठिए और 1.5 घंटा ये वीडियो लगा लीजिए, पूरा जो यूनिट है वो आपका अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। देखिए, जब हम लोगों ने बैंकिंग की यूनिट को स्टार्ट किया था तो कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी मैंने आप लोगों को लिखवाए थे, तो वो भी आप कॉपी जो है वो साथ में लेके बैठिएगा, ओके। तो बुक और कॉपी दोनों को साथ में लेके बैठेंगे और इसको हम रिवाइज करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट किया था किससे, मनी कॉन्सेप्ट से। तो आपको मैंने बताया था कि मनी से पहले भी ट्रेड होता था, और उस टाइम पे जो सिस्टम चलता था उसको बोलते थे हम लोग क्या, बार्टर सिस्टम की अपनी कमी थी, और कमी सबसे बड़ा इशू जो है उसका क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट। और इस कमी को दूर करने के लिए जो है वो आपका इन्वेंशन हुआ किसका, मनी का। क्या है आपका, मनी सिस्टम जो है वो क्या हुआ, इमर्ज हुआ, और इसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें बैंक जो है वो सबसे बड़ा रोल जो है वो क्या करता है, प्ले करता है। अब सर्कुलर फ्लो के अंदर आप लोगों को मैंने बताया था कि जैसे अपना जो हाउस होल्ड है इनके पास में क्या होते हैं, फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, तो ये अपना फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं किसको, बिजनेसमैन को, और वो बदले में इनको जो है क्या करता है, उस फैक्टर के ऊपर इनकम पे करता है, ठीक है। अब जो आपका हाउस होल्ड है उसके पास अगर फैक्टर इनकम है तो वो उस इनकम को जो है वो लेके जाएगा कहां पे, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी के पास में, और उनके पास में जाके वो जमा करवाते हैं। और ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट जनरली 2 तरह के होते हैं, एक होता है बैंक और एक होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है।
अब ये जो बैंक होते हैं ये बेसिकली क्या रेगुलेटरी भूमिका निभाते हैं, ये जो बैंक है, ओके, कई तरह के बैंक अपने इंडिया में जो प्रिवेल करते हैं, जो है आपका कमर्शियल बैंक हो गया, ये शेड्यूल नॉन शेड्यूल दोनों तरह के होते हैं, प्राइवेट पब्लिक दोनों तरह के होते हैं, आरआरबी हो गया, फॉरेन बैंक हो गया, ये डेवलपमेंट बैंक हो गया। अब ये जितने भी बैंक है इनको रेगुलेट करने के लिए हम लोगों ने जो है वो एक बॉडी का एस्टेब्लिश किया हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओके। और ये जो है वो अपने देश के अंदर जो है जो कमर्शियल बैंक है उन सबको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। और जो आपका आरबीआई है ये देश के अंदर जो है वो मनी सप्लाई या क्रेडिट को भी कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है जी। इसके बाद फिर हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था डिमांड सप्लाई के टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि बैंकिंग सिस्टम जो है क्या होता है, तो बैंकिंग मैकेनिज्म ये होता है कि पब्लिक के पास में जो भी पैसा होता है, पब्लिक उस पैसे को बैंक में जब जमा कराती है तो वो बैंक के लिए बनता है क्या, लाइबिलिटी, ओके। अब जो पैसा पब्लिक ने बैंक के अंदर जमा कराया ये दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो बैंक के लिए लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी ये दो तरह की हो सकती है, एक होता है आपका डिमांड लाइबिलिटी और एक है कौन सा आपका टाइम लाइबिलिटी। जो डिमांड लाइबिलिटी है इसको बोलते हैं जनरली कासा, कासा बोले तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ठीक है। और एक होती है टाइम लाइबिलिटी जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, एफडीआरडी, ओके। अब ये पैसा जो बैंक के पास में आ गया, कमर्शियल बैंक के पास ये जो पैसा आ गया कहां से आया, पब्लिक से। दूसरा तरीका और है कमर्शियल बैंक के पास पैसा आने का, वो है क्या, आरबीआई। कमर्शियल बैंक चाहे तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी जो है लोन ले सकता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बैंक रेट, रेपो रेट या फिर एमएसएफ। तीसरा तरीका जो है वो क्या, आप अदर बैंक से भी, मतलब मान लो जैसे पीएनबी है तो पीएनबी जो है वो एसबीआई से भी लोन ले सकता है, और वो कैसे, तो कॉल मनी के तौर पे, ठीक है। दूसरा मार्केट से भी हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, पैसा रेस कर सकते हैं, शेयर इशू करके, डिवेंचर रेस करके, इस तरीके से, ठीक है। जो भी पैसा बैंक के पास में आएगा, जो भी बैंक की आपकी लाइबिलिटी होती है, ठीक है ना, एनडीटीएल जिसको बोलते हैं, नेट डिमांड टर्म लाइबिलिटी, जिसके अंदर आपका कासा और एफडीआरडी दोनों आती है, ओके। तो यहां पे हम लोग हर बैंक को जो है वो क्या, अगर आगे लोन देना तो लोन देने से पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसा रिजर्व के तौर पे रखना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग जो है वो कंसीडर करते हैं किसको, रिजर्व रेशियो को। रिजर्व रेशियो जो है वो क्या होती है, बेसिकली दो तरह की, एक होती है सीआरआर और एक था अपना कौन सा, एसएलआर। सीआरआर क्या था, एनडीटीएल का वो पोर्शन जो आपको सेंट्रल बैंक के पास में इन द फॉर्म ऑफ कैश मेंटेन करना पड़ता है, उसको बोलते हैं सीआरआर। और एसएलआर जो है वो क्या होता है, एनडीटीएल का वो पोर्शन जो हर बैंक को अपने पास में ही, खुद के पास में लिक्विड फॉर्म के अंदर रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एसएलआर, ठीक है जी। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये थोड़ा उल्टा हो गया पेज, तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था बैंक रेट के बारे में। तो बैंक रेट क्या होता है, अगर मान लो कोई कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई से पैसा उधार लेके आता है तो आरबीआई उसको जिस रेट पे लोन देगा ना उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैंक रेट। एक होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है रेपो प्लस रिवर्स रेपो दोनों को मिला करके। इसके बाद एक था रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, अगर कभी भी जो है वो कमर्शियल बैंक को जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए कोई पैसा चाहिए, ओके, तो कमर्शियल बैंक जो शॉर्ट टर्म के लिए सेंट्रल बैंक से जो पैसा उधार लेके आएगा उसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, जिस रेट पे सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करेगा, शॉर्ट टर्म के लिए फंडिंग प्रोवाइड करेगा किसको, कमर्शियल बैंक को, तो वो उस रेट को बोलते हैं हम लोग क्या, रेपो रेट। एक होता है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये भी एक फैसिलिटी है कमर्शियल बैंक के पास में कि अगर कमर्शियल बैंक को ओवरनाइट के लिए जो है वो पैसा चाहिए, एकदम इमीडिएट इमरजेंसी आ गई, तो इमीडिएट इमरजेंसी की सिचुएशन में भी वो आरबीआई को अप्रोच कर सकता है, ओके। और आरबीआई उसको जिस रेट पे लोन प्रोवाइड करेगा उसको बोलते हैं एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है जी। इसके बाद फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो दो तरह की होती है, एक होती है टाइट और एक है कौन सा, एक्सपेंशनरी, ओके। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कब ऑप्ट करते हैं, अगर मान लो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, ओके, और इन्फ्लेशन की स्थिति से निपटना है तो हम लोग जो है वो क्या करेंगे, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो ऑप्ट करेंगे। वहां पे हमारे कुछ क्वांटिटी टूल्स हैं जो आरबीआई यूज करते हैं बेसिकली देश के अंदर क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हो गया, एमएसएफ हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो हम क्या क्या करेंगे एक बार देख लेना। तो सभी चीजों को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। इससे जो है वो क्या होगा, पैसे का फ्लो जो है इकोनॉमी के अंदर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है जी। दूसरी तरफ जो है वो अगर मान लो कभी डिफ्लेशन है, ठीक है, तो वहां पे मनी सप्लाई को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो ये सारे के सारे जो रेट है इनको क्या कर देना, रिड्यूस कर देना, ठीक है जी। इसके बाद फिर हम लोगों ने जो पढ़ा था कि कमर्शियल बैंक जो है वो क्या करता है, बेसिकली कमर्शियल बैंक को अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए आरबीआई से तो कमर्शियल बैंक जो है वो क्या करेगा, अप्रोच करेगा आरबीआई को, और आरबीआई उसको जो है वो क्या करेगा, बैंक रेट, उससे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा लॉन्ग टर्म के लिए, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैंक रेट, ओके जी। इसके बाद फिर हम लोगों ने जो है वो पढ़ा कैसे कैसे ये जो है वो करता है। फिर कॉल मनी जो है वो क्या होती है, बेसिकली कॉल मनी जो है इसको हम वेरी शॉर्ट टर्म लोन के तौर पे जो है ट्रीट करते हैं। तो अगर मान लो किसी भी कमर्शियल बैंक को जो है वो पैसे की इमीडिएट नीड हो गई है तो वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए जो है वो अपने दूसरे कोई और कमर्शियल बैंक से जो है वो पैसा उधार ले सकता है। उस पैसे को बोलते, मतलब अगर आपको पैसा चाहिए बिल्कुल ही शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है, 0 से 1 दिन के लिए, तो उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, शॉर्ट कॉल मनी, क्या बोलेंगे, कॉल मनी, ठीक है। ड्यूरेशन जनरली जो क्या होती है इसकी ओवरनाइट होती है, लेकिन इसको कुछ समय तक जो है एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ठीक है, जैसे मान लो 14 दिन तक। तो अगर मान लो 1 दिन के लिए पैसा लिया तो उसको बोलेंगे कॉल मनी, और अगर 1 से लेकर 14 दिन के लिए पैसा लिया तो उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, नोटिस मनी। ये कैसा होता है, अनसिक्योर्ड होता है, और इस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो कौन सा होता है, कॉल मनी रेट होता है, ठीक है, जो बेसिकली मार्केट कंडीशन के हिसाब से फ्लक्चुएट करते रहता है। ये सब हमने पढ़ा था।
इसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं अपने बैंकिंग इन इंडिया, तो हमने पढ़ा था 3 स्टेज के अंदर पढ़ा इसको। सबसे पहला था आपका इंट्रोडक्टरी फेज, उसके बाद में फिर आया जी आपका नेशनलाइजेशन और फिर आएगा कौन सा, रिफॉर्मिंग। ठीक है, तो इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले जो है, जब अंग्रेज थे तो उन्होंने यहाँ पे जो है वो क्या किया, बैंकिंग स्ट्रक्चर को जो मतलब बैंकिंग सिस्टम को जो है स्टार्ट किया। ओके, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उसने बेसिकली यहाँ पे जो है वो क्या किया, 3 प्रेसिडेंसी बैंक जो है वो क्या करे, एस्टेब्लिश करे। एक था बैंक ऑफ बंगाल, एक था बैंक ऑफ बॉम्बे और एक था बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, बाद में यही आगे चल के 1921 में इसको इंपीरियल बैंक बनाया गया और बाद में इसी को आगे रीनेम करके क्या कर दिया, एसबीआई बना दिया गया। ठीक है, इंडिया के अंदर सबसे पहला बैंक जो उखड़ा था बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1707 के अंदर, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो एस्टेब्लिश करवाया था किसने, ब्रिटिशर्स ने। इसके बाद पहला बैंक इंडिया के अंदर जो स्वदेशी लोगों ने ओपन किया था वो था आपका बैंक ऑफ इलाहाबाद बैंक बेसिकली। ठीक है ना, तो इसकी मैनेजमेंट इंडियन के पास थी और ये कब बना था, 1865 में। लेकिन अगर आ जाए कि फर्स्ट बैंक इंडिया के अंदर कौन सा एस्टेब्लिश हुआ, तो वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1707 के अंदर एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, अच्छा, 2 तरह के बैंक है अपने यहाँ पे, एक है आपका फिरंगी डोमिसाइल के बेस पे, एक है फिरंगी और एक है कौन सा, स्वदेशी के अंदर तो ये आगे इलाहाबाद बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया या कैनरा बैंक हो गया, ये सब। ठीक है, इनका जो मेन फोकस था वो था किस पे, आपका फॉरेन ट्रेड या मर्चेंट्स, ये इसको फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे और फाइनेंशियल इंक्लूजन उस टाइम पे बिल्कुल ही क्या था, लो था। ठीक है ना, और जो फिरंगी बैंक थे ये बेसिकली क्या थे, जैसे बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास हो गया। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंसी बैंक। आगे चल के इनकी कहानी जो है वो क्या बनी, 1921 में इन तीनों को मर्ज करके बना दिया तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और आगे फिर आजादी के बाद 1955 के अंदर इसको जो है वो रीनेम करके क्या बना दिया था, एसबीआई। ये हमने पढ़ा था। फिर आगे यहाँ पे बता रखा है 1921 तक इंडिया के अंदर कोई भी जो है वो सेंट्रल बैंक नहीं था। ओके, और यहाँ पे जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वही यहाँ पे सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाता था, इसलिए इसको बोलते थे क्वासी सेंट्रल बैंक। ठीक है, फिर 1930 के अंदर जो है जो मेन सिचुएशन उस टाइम पे क्या थी आजादी से पहले, कि 1200 प्लस बैंक जो है वो इंडिया में ऑपरेट हो रहे थे। ठीक है, ओनली कंपनी लॉ को कंप्लाई करके बैंक ऑपरेट कर सकते थे। ठीक है, 1930 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया। ठीक है, जिससे बैंक जो है बैंक रन की स्थिति जो है वो क्या हुई, अराइज हुई, और उस टाइम पे बैंकों को रेगुलेट करने के लिए की जो है वो भूमिका ने जन्म लिया। और फिर 1934 में आरबीआई एक्ट पास करके और 35 में हमने आरबीआई को एस्टेब्लिश कर दिया और आरबीआई ने जो है 1935 से काम करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, 1947 के बाद क्या हुआ, जो मेन बैंक उभर के आए वो था एसबीआई, आईसीआईसीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। इनका मेन फोकस किस पे था, मर्चेंट। ठीक है, मर्चेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करने में, इंडस्ट्रियल हाउसेस को ये बेसिकली फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते थे। ठीक है, अब ये ब्रांच इंक्रीज भी करवाते थे। ठीक है, मतलब इनकी ब्रांच जो है वो धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन ओनली कहाँ पे, मेट्रो सिटी में। रूरल पेनिट्रेशन बिल्कुल ही नहीं था। क्या ये 5 ईयर प्लानिंग में हेल्प करते थे, नो। तो मेन इनकी लिमिटेशन थी कि इसके अंदर जो है वो नेक्सस था किसका, इंडस्ट्रियल हाउसेस का एंड बैंक का। फिर यहाँ पे जो है वो समस्या आई। ठीक है, सरकार के सामने समस्या आई कि बैंकिंग फैसिलिटी जो है वो दूर दराज के एरिया के अंदर नहीं है। तो बैंकिंग फैसिलिटी को दूर दराज के एरिया में ले जाने के लिए जो है वो सरकार बोली कि यार एक काम करो, बैंकिंग इंक्लूजन स्टार्ट करो। बट क्योंकि वो उस टाइम के जमाने में जो बैंक थे वो सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते थे, तो गवर्नमेंट ने वहां पे सबसे पहले जो है नेशनलाइजेशन के फेज को क्या किया, स्टार्ट किया। अपने इंडिया के अंदर नेशनलाइजेशन कैसे कैसे हुआ है, कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहा हूं। तो सबसे देखो, वैसे तो अगर ओवरऑल मिला के बात करें तो सबसे पहले 1949 के अंदर जो है नेशनलाइजेशन किया गया आरबीआई का। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, फिर 1955 के अंदर जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया और उसको क्या बना दिया था हमने, एसबीआई। ठीक है, फिर 1969 के अंदर 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया जिनका डिपॉजिट जो है 50 करोड़ या उससे क्या था, ज्यादा था। और 1980 के अंदर 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया जिनका डिपॉजिट 200 करोड़ या उससे ज्यादा था। ठीक है जी, तो ये कैसे कैसे शुरुआत हुआ, तो यहां पे बता रखा है। सबसे पहला बैंक इंडिया के अंदर जो ऑपरेट हुआ वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ओके, तो उससे कब बना, 1770 में, और ये 1829 से 32 के पीरियड में क्या हो गया था, लिक्विडेट हो गया था। सेकंड बैंक इसके बाद जो बना वो था 1786 के अंदर, जिसको बोलते हैं जनरल बैंक ऑफ इंडिया, और ये 5 साल के बाद 1791 के अंदर क्या हो गया, लिक्विडेट हो गया। उसके बाद फिर 3 प्रेसिडेंसी बैंक जो ऑपरेट हुए थे। ठीक है, बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। अच्छा, ये जो बैंक ऑफ कैलकाटा था ये 1806 में बनाया गया था और इसको जो है बाद में रीनेम करके क्या करते, बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, इन तीनों बैंक को बाद में जो मर्ज किया गया और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रेसिडेंसी बैंक। और प्रेसिडेंसी बैंक थे ये। ओके, और 1921 में इनको जो मर्ज किया गया तो इसका नया नाम रखा गया क्या, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और किसने बोला था, जेएम केन्स, जो जॉन मैनार्ड केन्स है, यूके के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि इनको क्या कर दो, मर्ज कर दो। फिर बाद में 1947 के अंदर देश क्या हुआ, आजाद हुआ, और फिर 1955 के अंदर हमने जो है इसका नाम क्या रख दिया, एसबीआई। और फिर उसके बाद में इसको क्या कर दिया हमने, नेशनलाइज कर दिया। इसका मतलब इसका स्टेक जो किसके पास चला गया, गवर्नमेंट के पास में। उसके बाद 1960 के अंदर जो है वो एसबीआई के अंदर जो इसके 7 एसोसिएट सब्सिडरी को भी क्या किया गया, ऐड किया गया। और बाद में इसकी 7 सब्सिडरी जो है वो बाद में क्या होगी, एसबीआई के अंदर ही दोबारा वापस से मर्ज हो गई। 1865 के अंदर बैंक ऑफ इलाहाबाद बनाया गया, 1894 के अंदर पीएनबी बनाया गया। ओके,
लाहौर के अंदर। फिर 1926 के अंदर जो है वो क्या हुआ, हिल्टन यंग कमीशन को सेटअप किया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, रॉयल कमीशन। और ये जो कमीशन है इसने अपना रिपोर्ट को सबमिट किया और उसकी रिपोर्ट के बेस पर 1935 में हमने आरबीआई को क्या कर दिया, एस्टेब्लिश कर दिया। अब ये ध्यान रखना, आरबीआई एस्टेब्लिश कब हुआ, 1935 में, और आरबीआई का जो एक्ट है वो है 1934। ठीक है, 1949 के अंदर जो है वो बैंकों को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट पारित किया गया जिसको बोलते हैं बैंकिंग कंपनी एक्ट। इसी को आगे लेटर जो है वो रीनेम कर दिया 1965 में, उसका नाम रखा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, उसके बाद 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन बात कर लिया हमने, 1980 के अंदर 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन बात कर लिया हमने। ठीक है जी, तो ये 3 फेज के अंदर जो है वो अपना इंडिया के अंदर बैंकिंग जो है वो क्या हुई, स्टार्ट हुई। अच्छा, नेशनलाइजेशन क्या होता है आपको मालूम ही है कि जिसके अंदर जो है वो क्या, प्राइवेट जो ओनरशिप है उसको कौन टेक ओवर कर लेती है, गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो प्राइवेट बैंक जो अब किसके हो जाएंगे, सरकारी बैंक बन जाएंगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेशनलाइजेशन। ये तीनों फेज आपको मैंने पढ़ा दिया। इसके बाद फिर हम लोगों ने जो है वो कहानी को आगे बढ़ाया था, ये नेशनलाइजेशन वाला टॉपिक हो गया था। चैप्टर नंबर फर्स्ट जब हमने स्टार्ट किया तो वहां पे आपको मैंने बताया कि फाइनेंशियल सिस्टम चैप्टर नंबर फर्स्ट का, अच्छा ये सब इंट्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ा था। आप चैप्टर नंबर फर्स्ट जब हमने स्टार्ट किया उसका नाम क्या था, ओवरव्यू ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके ओवरव्यू के बारे में हमने जो है वो पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है जी, अब हमने सबसे पहले देखा भाई फाइनेंशियल सिस्टम जो क्या होता है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा फाइनेंशियल सिस्टम को हम एक्सप्लेन करेंगे, ये ग्लोबल, रीजनल एंड फॉर स्पेसिफिक लेवल पे होता है। फाइनेंशियल सिस्टम वो है जो बेसिकली फाइनेंशियल एक्टिविटी को ट्रैक करता है। ठीक है ना, फाइनेंशियल सिस्टम वो है जो फाइनेंशियल एक्टिविटी को क्या करता है, ट्रैक करता है। फाइनेंशियल सिस्टम को जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है जी, अब रोल क्या था फाइनेंशियल सिस्टम का, क्या रोल है एक देश के अंदर, सबसे पहले ये जो सेविंग है उसको इकट्ठा करने का काम करता है, उस सेविंग को जो बढ़िया बढ़िया जगह पे चैनलाइज करके कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो प्रोजेक्ट के सिलेक्शन में हेल्प करता है, पेमेंट मैकेनिज्म जो है एस्टेब्लिश करवाता है ताकि लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पेमेंट ट्रांसफर कर पाए, रिसोर्स को ट्रांसफर करने में क्या करता है, हेल्प करता है, रिस्क को क्या करता है, मिनिमाइज करता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को रिड्यूस करता है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मेन चीज ये है कि कंपोनेंट क्या फाइनेंशियल सिस्टम के, तो ध्यान रखिएगा कंपोनेंट के अंदर जो है टोटल मिला के 4 कंपोनेंट है। एक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक है फाइनेंशियल मार्केट, एक है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और एक है फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके टोटल मिला के कितने कंपोनेंट है, 4। ठीक है जी, सबसे पहले हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट जो है ये इंस्टीट्यूशनल सेंटर होते हैं या इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होते हैं जो ऑफर करते हैं फैसिलिटी टू परचेज एंड सेल द फाइनेंशियल एसेट एंड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिफरेंट काइंड। तो बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आप लोग फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट होते हैं ना उनका आप सेल परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि आपका जो फाइनेंशियल मार्केट है कितने तरह के, तो जनरली 2 तरह के होते हैं, एक होता है मनी मार्केट और एक है कौन सा, कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो है वो क्या होती है, उनमें डीलिंग होती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मनी मार्केट। तो इट रेफर टू द मार्केट वेयर इन मनी इज बोरो एंड लैंड फॉर ए शॉर्ट पीरियड। ठीक है जी, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, मनी मार्केट का हमने क्या पढ़ा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करती है, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होती है, और यहाँ पे जनरली जो है वो सबसे बड़ा रोल जो प्ले करती है वो कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, सेंट्रल बैंक के लिए, क्योंकि एक बात समझिएगा सेंट्रल बैंक जो है वो उसका मेन रोल क्या है, सेंट्रल बैंक देश के अंदर क्रेडिट के कंट्रोल को रोकने का काम करता है ना, मतलब देश में क्रेडिट कंट्रोल करने का काम करता है। अब सेंट्रल बैंक जो है वो जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है ना, मतलब आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है वो होती है किसके लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए। ठीक है ना, तो इसीलिए जो मनी मार्केट है वहां पे सबसे बड़ा जो भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है, आपके कमर्शियल बैंक हो गए और सेंट्रल बैंक हो गया। ठीक है, ये क्या करता है, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड। ठीक है, तो गवर्नमेंट को अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट के लिए पैसे इकट्ठा करेंगे हम कहां पे, मनी मार्केट में जाकर के। ठीक है, ये हेल्प करता है सेल्फ सफिशिएंसी के लिए और ये सेविंग इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाता है। फिर था आपका कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या था, अगर मान लो कभी भी किसी पर्सन को लॉन्ग टर्म के लिए अगर फंडिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो जो है वो अप्रोच करता है किसको, कैपिटल मार्केट को। तो ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इंडस्ट्री एंड द कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। ठीक है जी, कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव का, तो कैपिटल मार्केट क्या करती है, सेविंग को इकट्ठा करने में हेल्प करती है। कैपिटल मार्केट आपको जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है जहां पे डिमांड और सप्लाई के माध्यम से आप लोग जो है क्या करते हैं, सिक्योरिटी के प्राइस को जो है वो क्या करते हैं, निकालने का काम करते हैं। तो ये स्टेबिलिटी इन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी में हेल्प करती है। कैपिटल मार्केट जो है वो प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को और ये इंड्यूस करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। फिर हमने पढ़े फंक्शन कैपिटल मार्केट क्या है, तो ये सब इसके फंक्शन थे, सिंपल से एक बार देख लेना। इसके बाद दोनों में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था रिलेशनशिप और डिफरेंस। तो सबसे पहले कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या रिलेशनशिप था, दोनों के अंदर जो है वो इंटर रिलेटेड इंटरेस्ट रेट थे, कॉमन इंस्टीट्यूशन जो इसके अंदर डील करते हैं, सिमिलर यूजर्स थे, कॉमन इन्वेस्टर थे। और डिफरेंस की अगर बात करें तो ये है कैपिटल मार्केट होती है जनरली किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, और मनी मार्केट आपको फंडिंग प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म के लिए। नेचर ऑफ कैपिटल मार्केट जनरली जो फंडिंग प्रोवाइड करवाती है वो कैसा होता है, आपका फिक्स कैपिटल, ठीक है, और जो मनी मार्केट है वो वर्किंग कैपिटल के तौर पे। कंपोनेंट की बात करें तो मेन कंपोनेंट जो कैपिटल मार्केट का वो क्या है, स्टॉक एक्सचेंज। वही अगर बात करेंगे
अपनी मनी मार्केट का, तो मनी मार्केट के जो मेन कंपोनेंट है वो है कॉल मनी मार्केट, बिल मार्केट, एक्सेप्टेंस हाउस, कोलेटरल लोन मार्केट एक्सेट्रा। मिडलमैन की बात करें तो कैपिटल मार्केट जो है वो मिडलमैन के तौर पे काम करती है इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर के बीच में। वही अगर मनी मार्केट की बात करें तो वो मिडलमैन के तौर पे काम करती है डिपॉजिटर एंड बोरोवर के बीच में, ठीक है। मेन एक्टिविटी अंडरराइटिंग ऑफ शेयर, मेन एक्टिविटी था किसका, कैपिटल मार्केट का, और उनका जो मेन एक्टिविटी क्या है, परचेज एंड सेल ऑफ बिल, ठीक है। फिर इसके बाद ये थोड़ा देख लेना एक बार। फिर हम लोगों ने पढ़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो है वो क्या, ट्रांसफर हुआ ओनरशिप फ्रॉम प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर। तो सबसे पहले मतलब बेसिकली ये था कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम में। तो एक तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया। तो आरबीआई को हमने कब एस्टेब्लिश किया था, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को हमने बनाया था, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमने जो है इसको क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया था, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद फिर क्या किया, एसबीआई को जो 1955 के अंदर क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया, है ना। उसके बाद फिर एलआईसी बिजनेस जो था, ठीक है, इसको भी 1956 के अंदर जो क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। फिर जो कमर्शियल बैंक से इनको भी क्या, इनका भी नेशनलाइजेशन का फेज हमने क्या किया, स्टार्ट किया 1969 के अंदर तो 14 बैंकों और 1980 के अंदर 6 बैंकों को, ठीक है। फिर जो जीआईसी बिजनेस था इसको भी हमने क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। और इसके लिए एक एक्ट हमने पास किया जिसको बोलते हैं गिबना, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972, ठीक है जी। इसके बाद फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो देश के अंदर जो है वो कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एस्टेब्लिश किए गए, जिसके अंदर जो है सबसे पहले क्या है, डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक वो है जो बेसिकली डेवलपमेंट पर्पस के लिए फंडिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे हमने जो बनाए हुए कौन सा, इंडस्ट्रियल आईएफसीआई। तो सबसे पहला देश का सबसे पहला जो डीएफआई था वो है कौन सा, आईएफसीआई, ये याद रखना। देश में सबसे पहला जो डेवलपमेंट बैंक जो एस्टेब्लिश हुआ इंडस्ट्री के लिए वो कौन सा था, आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और कब बना था, 1948 में। इसके बाद हर स्टेट के अंदर जो एसएफसी को भी बनाया गया, ठीक है। तो स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। और ये इसको जो है वो इसके लिए एक एक्ट पारित किया गया था जिसको बोलते हैं एसएफसी एक्ट 1951। इसके बाद है एनआईडीसी। एनआईडीसी को भी एस्टेब्लिश किया गया 1954 के अंदर। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, प्रमोट करना इंडस्ट्रीज को, ठीक है। इसके बाद आईसीआईसीआई, ये एक प्राइवेट जो स्टॉक कंपनी था, प्राइवेट था, 1955 के अंदर इसको जो है वो क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। फिर आपका आरसीआई, रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको जो है वो आरबीआई ने एस्टेब्लिश किया था, ठीक है ना। और बाद में ये जो आरसीआई था ये अपना काम ढंग से नहीं कर पाया और इसकी जगह पे जो है वो आईडीबीआई को एस्टेब्लिश किया गया। तो आरसीआई को जो है, आरसीआई का काम सारा सौंप दिया था किसको, आईडीबीआई। आईडीबीआई को कब बनाया, 1964 में। पेपर के अंदर ना मैचिंग के क्वेश्चन बहुत आते हैं यहां से, ठीक है, कि भाई कौन सी बैंक जो है वो कब एस्टेब्लिश हुई थी। तो इसको जो है अच्छे तरीके से जो इनका डेट है वो याद करके जाना, ठीक है। इसके अलावा अदर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये बता रखा, आईआरसीआई जो है 1971 में बनाया था सिक इंडस्ट्रीज के लिए। एक्जिम 1982 के अंदर बनाया था जो बेसिकली जो है वो क्या, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्टर के लिए। फिर नाबार्ड को 1982 के अंदर जो है वो क्या किया, हमने एस्टेब्लिश किया। इसका मेन काम जो था ये क्या करेगा, ये कैटर करेगा क्रेडिट, फाइनेंशियल नीड ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द रूरल सेक्टर, ये सब, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इन पोस्ट लिबरलाइजेशन, मतलब 1991 के बाद की स्थिति जो है वो क्या हुई। सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है उनकी क्या हुई, एंट्री हुई थी, ठीक है। इसके बाद में जो डीएफआई था इनका रोल जो है वो भी अब क्या हो गया, चेंज हो गया था। फिर एनबीएफसी जो है वो भी क्या एस्टेब्लिश हुई थी बहुत सारी। फिर जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो भी क्या हुई बाद में, बेसिकली इसका ग्रोथ हुआ। और उसका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हम लोगों ने सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन एक्ट 1996 से वो क्या किया, मतलब सेबी की म्यूचुअल फंड रेगुलेशन जो कंडीशंस है वो क्या की, पारित की गई 1996 के अंदर, ठीक है। फिर सेबी को हमने एस्टेब्लिश किया बेसिकली कैपिटल मार्केट को क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। और सेबी को क्या काम दिया, ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा इन्वेस्टर को, प्रमोट करेगा सिक्योरिटी मार्केट और रेगुलेट करेगा सिक्योरिटी मार्केट को। फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री का क्या किया गया, प्राइवेटाइजेशन। और ये नाम याद करके जाना, आर एन मल्होत्रा, ठीक है ना, ये इनका बीच पितामह था इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, ठीक है जी। यूनिवर्सल बैंकिंग जो है वो क्या होती है, अगर कोई बैंक जो है बैंकिंग एक्टिविटी के अलावा जो है वो पैरा बैंकिंग सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है, उसको बोलते हैं जनरली यूनिवर्सल बैंकिंग। तो मतलब इसका मतलब ये है कि आपको जो है फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सारी जो है वो एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। इसको सिंगल विंडो क्लियरेंस भी आप फैसिलिटी बोल सकते हैं, मतलब जो सिंगल विंडो पे ही आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दे, बैंकिंग और फाइनेंशियल दोनों तरह के, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, यूनिवर्सल बैंकिंग। आज की डेट में अगर कोई भी पर्सन जो है वो क्या, मतलब कोई भी बैंक अगर बैंकिंग लाइसेंस अगर लेने जाएगा ना आरबीआई से, तो आरबीआई जो है यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस आपको जो प्रोवाइड करता है, ठीक है। नैरो बैंकिंग क्या होता है, जब कोई भी कमर्शियल बैंक जो है वो अपना पैसा रिस्क फ्री सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नैरो बैंकिंग, ठीक है। फिर ऑफशोर बैंकिंग क्या होता है, ऑफशोर बैंकिंग को हम डिफाइन करेंगे कि एक ऐसा बैंक जो कहाँ है, आउटसाइड द कंट्री ऑफ रेजिडेंस ऑफ द डिपोजिटर। आप हो इंडिया के और अगर आपने जो है वो पैसा जमा करवाया मान लो स्विट्जरलैंड के किसी बैंक के अंदर, तो उसको उस बैंक को बोलेंगे हम लोग क्या, ऑफशोर बैंक,
ठीक है जी। इसके बाद एमएनबी मल्टीनेशनल बैंक। मल्टीनेशनल बैंक वो बैंक होते हैं जो फिजिकली ऑपरेट करते हैं एक से ज्यादा कंट्री के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एमएनबी। मोबाइल बैंकिंग क्या होती है, मोबाइल बैंकिंग को एम बैंकिंग बोलते हैं। तो ये भी ये एक टर्म है जिसको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, फॉर परफॉर्मिंग बैलेंस चेक हो गया, अकाउंट ट्रांजेक्शन हो गया, पेमेंट, क्रेडिट एप्लीकेशन एंड अदर बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है। इसके बाद होलसेल बैंकिंग क्या होता है, जब कोई बैंक जो है वो अपने लार्ज कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को या मिड साइज कंपनीज को या रियल एस्टेट डेवलपर को जो है वो क्या करता है, बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, उसको बोलता है होलसेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग क्या होती है, तो जनरली जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, वो अपने जो इंडिविजुअल या हाउस होल्ड सेक्टर को जो क्या करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज या बैंकिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिटेल बैंकिंग। ठीक है। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसका मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बेसिकली क्या करती है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर डील करती है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनका मेन काम जो है वो क्या होता है, लैंडिंग एंड बोरोविंग। ठीक है। तो दीज इंस्टीट्यूशन आर दोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच डील इन लैंडिंग एंड बोरोविंग ऑफ फंड। ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, क्या, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आर सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आर सब्जेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द अपेक्स बैंक, बोलते हो आरबीआई। ठीक है। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है ऑर्गेनाइज और एक कौन सा, अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज के अंदर कौन कौन सा आएगा, सबसे पहले कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो बेसिकली प्रॉफिट मोटिव के लिए जो देश के अंदर क्या करते हैं, अपने ही बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर आपका कमर्शियल बैंक दो तरह के होते हैं, एक होता है शेड्यूल और एक है कौन सा, नॉन शेड्यूल। तो सबसे पहले बात करेंगे किसका, शेड्यूल कमर्शियल बैंक का। ओके, सॉरी, एक शेड्यूल और एक नॉन शेड्यूल, इसको एक बार आगे में देखते हैं, आगे हमने पढ़ा था इसको, इसकी चार कंडीशन थी, उसको हम आगे देखेंगे। फिर एक है अपने कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक बेसिकली जो है वो क्या है, ये भी एक सेगमेंट है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। कोऑपरेटिव बैंक जनरली ऑपरेट होते हैं रूरल एरिया में, और ये जो है अपने मेंबर्स को जो है वो क्या करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज जो है प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। ये तीन लेवल पे काम करते हैं, एक है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एक है डिस्ट्रिक्ट और एक कौन सा, प्राइमरी। सबसे जो बेसिक या ग्राउंड लेवल पे जो कोऑपरेटिव बैंक काम करता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइमरी। फिर इसके बाद में कौन आएगा आपका, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। तो ये बेसिकली जो है वो क्या करते हैं, इन द मिडल ऑफ द थ्री, क्या बीच में काम करते हैं। ठीक है। ये फेडरेशन होता है प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और सबसे अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक के तौर पर जो काम करता है वो है कौन सा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है। फिर आरआरबी 1975 के अंदर जो है वो एम नरसिम्हम की रिकमेंडेशन के ऊपर जो है वो आरआरबी को सेटअप किया गया, जिसको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक। ठीक है। इसके बाद इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था आरआरबी का, ये प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटी टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर एंड द आर्टिशन। इसके बाद फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक क्या होते हैं, जो बेसिकली जो है वो क्या जो एस्टेब्लिश हुए किसी दूसरी कंट्री में, उन्होंने अपना ब्रांच ऑफिस खोल लिया इंडिया में, तो इंडिया के लिए वो क्या हो गए, फॉरेन बैंक हो गए। इनके बेसिकली ये क्या करते हैं, जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है ना, वह उन्हीं को ये बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल करवाते हैं। अनऑर्गेनाइज के अंदर जनरली दो हैं, एक है इंडिजिनस देसी बैंक जैसे लोकल बैंक हो गए, और एक आपका मनी लेंडर। ठीक है ना, साहूकार टाइप। फिर आपके एनबीएफसी हमने पढ़े थे, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर आपका एक तो है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके अंदर ये आपका नेशनल लेवल पे आईडीबीआई, आईएफसीआई हो गया। ठीक है। स्टेट लेवल पे एसएफसीज होगी। ठीक है ना, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका बेसिकली जो अलग अलग सोसाइटीज हमने बना रखी हैं। ठीक है। फिर आपके इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं। ठीक है। अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की और अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, दीज इंस्टीट्यूशन आर हायर परचेज हो गया, कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी हो गया, लीजिंग कंपनी हो गया, ये सब। इसके बाद फिर है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट डील किए जाते हैं बेसिकली क्या करने के लिए, पैसा उधार लेने के लिए, उधार देने के लिए, उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अब ये जनरली इसको दो कैटेगरी में हम जो है डिवाइड करते हैं, एक है प्राइमरी और एक कौन सी, सेकेंडरी। ठीक है। प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होती है, इसको डायरेक्ट सिक्योरिटी बोलते हैं। दीज सिक्योरिटी आर डायरेक्टली इशू बाय द अल्टीमेट बोरोवर द फंड टू द अल्टीमेट इन्वेस्टर, बोलते हो जैसे इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया। फिर आपका सेकेंडरी सिक्योरिटी। सेकेंडरी सिक्योरिटी इसको हम इनडायरेक्ट सिक्योरिटी बोलते हैं। दीज सिक्योरिटी आर ट्रेडेड बाय फाइनेंशियल इंटरमीडिएट टू अल्टीमेट सेवर। ठीक है। इसके बाद फिर है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब कहता है दीज आर द इकोनॉमिक सर्विसेज जो रेंडर की जाती है फाइनेंशियल इंडस्ट्री के द्वारा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल सर्विस। ये जनरली दो तरह की होती है, एक होता है फंड बेस और एक है कौन सी, फी बेस। ठीक है। फंड बेस के अंदर इसका मेन काम क्या होता है, ये बेसिकली फंडिंग प्रोवाइड करवाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और फी बेस सर्विस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परफॉर्म करता है वो क्या, फीस के बदले में। ठीक है। तो फी बेस के अंदर क्या आएगा, जैसे इट इन्वॉल्व प्रोवाइड एक्सपर्टीज एंड एडवाइस फॉर ए फी। तो ये क्या करेंगे, ये जो फी बेस सर्विस है इसके अंदर क्या होगा, बैंक बेसिकली जो है वो क्या आपसे फीस लेगा, और फीस लेकर के आपको एक्सपर्टीज या ये सर्विसेज जो है इसके ऊपर क्या करेगा, एडवाइस करेगा। और फंड बेस के अंदर बेसिकली ये सब सर्विसेज आएंगी। ठीक है। तो फंड बेस सर्विस के अंदर बैंक जो है वो क्या करता है, बेसिकली फंडिंग जो है आपको दिलवाने में क्या करता है, हेल्प करता है, और बदले में क्या लेगा, कमीशन लेता है। ठीक है। इसके ऊपर पढ़ देना। ठीक है। तो ये पढ़ लेना, फंड बेस्ड सर्विस का मतलब जो है वो क्या, इट इन्वॉल्व प्रोविजन ऑफ द फंड, ये इसके अंदर क्या था, फंड प्रोवाइड करवाना, और द यूज ऑफ द फंड फॉर वेरियस फाइनेंशियल एक्टिविटी। फंड बेस्ड सर्विस इंक्लूड ऑल एक्टिविटी लाइक लैंडिंग हो गया, लीजिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, जहां पे मनी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन।
ठीक है। फिर क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? क्रेडिट रेटिंग बेसिकली क्या ओपिनियन होता है, किसका? रेटिंग एजेंसी का। तो कई बार अगर मान लो हमको जो है कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या करना, इशू करना ना, तो हम उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की क्या करते हैं, रेटिंग करवा लेते हैं। रेटिंग करवाएंगे किससे? रेटिंग एजेंसी से। ठीक है, तो वहां से थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है कि भाई ये जो सिक्योरिटी है, ठीक है, जिसको इशू किया जा रहा है, ठीक है, तो इसमें कितना रिस्क है। ओके। फिर स्टॉक ब्रोकिंग, तो सेबी से पहले अपने इंडिया के अंदर जो है वो क्या था, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए एक पारित हुआ, जिसका नाम क्या था, SCR, सिक्योरिटी कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट। ठीक है। फिर हमने चैप्टर 2 पढ़ा। चैप्टर 2 के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा टाइप ऑफ बैंक के बारे में। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा बैंकिंग क्या होता है। तो बैंक बेसिकली बैंकिंग फैसिलिटी जो प्रोवाइड करवाता है, और बैंकिंग का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बैंकिंग कंपनी क्या होती है, जो कंपनी बैंकिंग सर्विसेज अवेल करवा रही है उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, बैंकिंग कंपनी। ठीक है, मतलब कोई भी कंपनी जो इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई और इंडिया में वो बिजनेस और बैंकिंग कर रही है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैंकिंग कंपनी। अब ये बात ध्यान रखना कि इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी बैंक, बैंकर और बैंकिंग या बैंकिंग कंपनी वर्ड जो यूज नहीं कर सकती जब तक वो इंडिया के अंदर बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड ना करवा रही हो। ठीक है, तो मतलब बैंक के अलावा इन वर्ड को कोई और कंपनी जो है वो यूज नहीं कर सकती है। ठीक है जी। फिर NDTL क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। अब इसके अंदर डिमांड लाइबिलिटी और टाइम लाइबिलिटी दोनों का जो मिक्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, NDTL। ठीक है, इसके बाद बैंक क्या होते हैं, तो बैंक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि शुरुआत इसकी कैसे हुई। ठीक है, तो सबसे पहला बैंक जो इंडिया के अंदर, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में, देखो इंडिया में तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, लेकिन पूरे वर्ल्ड की अगर बात करते तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहला बैंक जो बना था वो था आपका कासा डी सैन जियोर्जियो। ठीक है, 1948 में। और पहला पब्लिक सेक्टर का जो बैंक बना था वो था बैंक ऑफ वेनिस, और ये बना था 1957 के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद फिर हमने पढ़ा फंक्शन कमर्शियल बैंक की क्या है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी और डेवलपमेंट। प्राइमरी फंक्शन के अंदर कमर्शियल बैंक जो है क्या होता है, क्रेडिट क्रिएट करने का काम करता है। और कैसे करता है ये बता रखा है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन एंड क्रिएशन ऑफ क्रेडिट और चेक सिस्टम होता है पेमेंट फंड। सेकेंडरी आप पैसा एक्सेप्ट कैसे करेंगे, तो इन द फॉर्म ऑफ FD हो गया, RD हो गया, ठीक है, करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, ये सब। फिर लोन कैसे प्रोवाइड करता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए भी देता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी देता है, CC लिमिट बना दी, ये सब। ठीक है, इसके बाद जो है सेकेंडरी फंक्शन दो तरीके के होते हैं, एक है एजेंसी फंक्शन और एक है जनरल यूटिलिटी सर्विस। एजेंसी फंक्शन क्या होता है, तो बैंक कई बार जो है अपने कस्टमर के एजेंट के तौर पे जो है भूमिका निभाता है। ठीक है, तो जो काम कस्टमर ने करना था और कस्टमर की बिहाफ पे कौन करते, बैंक करते, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैंक ने कौन सा फंक्शन प्रोवाइड किया, मतलब परफॉर्म किया, उसको बोलते हैं एजेंसी फंक्शन। और इसके अलावा बैंक जो है वो फीस लेकर के जनरल यूटिलिटी सर्विस भी आपको प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर क्या आएगा, बेसिकली बैंक जो है वो डेवलपमेंट पर्पस के लिए भी फंडिंग प्रोवाइड करता है। और कुछ मॉडर्न फंक्शन जैसे ATM हो गया, स्मार्ट कार्ड हो गया, ये सब। तो ये फंक्शन एक बार रीडिंग करना, सिंपल से थे। ठीक है जी। ये मॉडर्न सर्विस प्रोवाइड बाय बैंक, CBS हो गया, ऑनलाइन टैक्स पेमेंट हो गया, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, ये सब। ठीक है, इसके बाद ये एक टेबल आपको मैंने बताई थी, इसके अंदर बैंक जो क्या करता है, मोबिलाइजेशन करता है। बोलते पहले पैसा इकट्ठा करेगा। पैसा इकट्ठा कैसे करेगा, इन द फॉर्म ऑफ NDTL, टाइम लाइबिलिटी एंड डिमांड लाइबिलिटी हो गया। इसके अलावा बैंक जो है वो क्या, टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है ना, डिमांड डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के फॉर्म में जो है पैसा क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। तो बैंक पैसा इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करके आगे दो जगह भी यूज करेगा, या तो उसको क्या करेगा, लैंडिंग बोल दो उधार के तौर पर देगा, और या फिर उस पैसे को क्या करेगा, आगे इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करता है, SLR या फिर नॉन SLR सिक्योरिटी के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद आपका रोल, ये तो सिंपल था। हाँ ये रहा कि टाइप ऑफ बैंक की अगर बात करते हैं तो देखो कमर्शियल बैंक जो है उसको क्लासीफाई किया है वेरियस कैटेगरी में, और यहाँ पे हमने जो उसको क्लासीफाई किया एक तो सेकंड शेड्यूल के हिसाब से, एक डोमिसाइल के हिसाब से, एक ओनरशिप के हिसाब से और एक फंक्शन के हिसाब से। सबसे पहले था एज पर था सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल के हिसाब से बैंकों को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एक है नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। जो किस बैंक को शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोलेंगे, तो कोई बैंक जो RBI के सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या है, जिसका नाम रजिस्टर्ड है, ठीक है, और वो इंडिया के अंदर जो क्या करता है, बैंकिंग का बिजनेस कर रहा है, और उसकी पेड अप कैपिटल जो है वो क्या 5 लाख या उससे क्या है, ज्यादा है, और आज के रेट में कितने 1000 करोड़ से ज्यादा है। और वो उसका जो काम है वो RBI की नजरों में जो है वो डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर नहीं है, और दूसरा वो क्या कंपनी फॉर्मेट के अंदर है, तो RBI उसका नाम जो है वो क्या करेगा, अपने सेकंड शेड्यूल के अंदर एस्टेब्लिश कर देगा, डाल देगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। और जो बैंक ये सब सर्विस कंडीशन को मतलब कंडीशन को पूरा नहीं करता तो वो होगा कौन सा, नॉन शेड्यूल बैंक। बेसिकली मतलब नॉन शेड्यूल बैंक क्या हो गया, कोई भी ऐसा बैंक है जो RBI के सेकंड शेड्यूल के अंदर जिसका नाम दर्ज नहीं है, वो है कौन सा, नॉन शेड्यूल्ड बैंक।
डोमिसाइल के बेस पे दो तरह के बैंक होते हैं, एक है फॉरेन और एक है कौन सा आपका इंडियन बैंक, ठीक है। तो फॉरेन बैंक की बात करें तो कोई भी बैंक जो ऑपरेट जिसका रजिस्ट्रेशन का मतलब एक बैंक जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है लेकिन उसने अपना ब्रांच ऑफिस खोल लिया कहाँ पे, इंडिया में, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फॉरेन बैंक। फिर डोमेस्टिक बैंक, कोई भी बैंक जो इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश हुआ और इंडिया में उसने अपने ब्रांचेस जो ऑपरेट कर दिया उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डोमेस्टिक बैंक, मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन कहाँ पे हुआ, इंडिया में। ऑनरशिप के बेस पर जो है वो बैंक को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है पब्लिक सेक्टर, एक है प्राइवेट सेक्टर और एक कौन सा, कोऑपरेटिव। पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जिसके अंदर मेजोरिटी पैसा किसका लगा होता है, गवर्नमेंट का। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जिसमें जो होल्डिंग होती है वो किसकी होती है, प्राइवेट लोगों की। कोऑपरेटिव बैंक जो क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बैंकिंग का। कोऑपरेटिव बैंक आर दोज बैंक विच आर जॉइंटली रन बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं, ठीक है। फिर जो कोऑपरेटिव बैंक है उसका तीन लेवल पे वो काम करता है, एक है प्राइमरी लेवल, बिल्कुल बेस जो होता है कोऑपरेटिव बैंक का वो है प्राइमरी लेवल। फिर उसके बाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और उसके बाद आएगा आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है फेडरेशन होती है किसका, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का, याद रखना, ठीक है। और ये बेसिकली मेन जो अपेक्स जो भूमिका में निभाते हैं वो कौन से आपके, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। फिर फंक्शन के बेस पर जो हम बोलते हैं, एक है कमर्शियल बैंक जो बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग के लिए क्या करते हैं, बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। इंडस्ट्रियल बैंक जो इंडस्ट्री को जो है फंडिंग प्रोवाइड करवाते हैं। एग्रीकल्चर बैंक जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो है पैसा प्रोवाइड करवाते हैं। एक्सचेंज बैंक जो बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर हेल्प करते हैं। सेविंग बैंक बेसिकली अपने इंडिया के अंदर जो ये कमर्शियल बैंक है ना वही सेविंग बैंक की भूमिका निभाते हैं, जो लोगों को छोटी छोटी सेविंग को करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। फिर इंडिजिनस बैंक तो बेसिकली जो देसी बैंक होते हैं, ठीक है, साहूकार टाइप, ये हुआ इंडिजिनस बैंक। रिटेल बैंक क्या होते हैं, रिटेल बैंक रेफर टू द बैंकिंग एक्टिविटी दैट इज गियर बेसिकली टुवर्ड्स द इंडिविजुअल कस्टमर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिटेल बैंकिंग। आरआरबी क्या है, आरआरबी इंडियन शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं जो ऑपरेट करते हैं रीजनल लेवल पे इन डिफरेंट स्टेट इन इंडिया। अब इसके अंदर अच्छा इसकी शुरुआत कैसे हुई थी तो याद रखना, तो सबसे पहले जो है वो 2 अक्टूबर 1975 को जो है वो हमने आरआरबी जो है वो क्या करते हैं, एस्टेब्लिश किया था। 5 आरआरबी को सेट किया गया 2 अक्टूबर 1975 को। और आरआरबी का एक्ट जो पारित किया गया वो कब किया गया, 1976 में, जिसको बोलते हैं आरआरबी एक्ट 1976, ठीक है जी। आरआरबी के अंदर जो टोटल पैसा लगता है वो कैसे कैसे होता है, तो टोटल जो कैपिटल उसमें कंट्रीब्यूट होती है उसमें 50% तो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 15% होती है स्टेट गवर्नमेंट और 35% होता है किसका, स्पॉन्सर बैंक का, ठीक है। आरआरबी जो है इसको आरआरबी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ एंड दे आर लीगल सिग्निफिकेंस, ठीक है। और ये आरआरबी एक्ट के अंदर क्या होता है, रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे एफडीआई का लिमिट हमने पढ़ा था, तो जो आपके एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है जिसको आरसीएल बोलते हैं, तो इसके अंदर 100% एफडीआई जो है वो क्या अलाउड है ऑटोमेटिक रूट से। प्राइवेट सेक्टर बैंकों के अंदर जो है 74% तक एफडीआई जो है वो अलाउड है, जिसमें 49% तक ऑटोमेटिक और 49 से ऊपर 74 तक जो है वो कैसा आपका गवर्नमेंट रूट। उसके बाद फिर जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है वहाँ पे 20% तक जो है वो क्या अलाउड है, लेकिन वो कैसे, गवर्नमेंट रूट से। और जो सीआईसी है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी, इनमें 100% जो है 100% जो है वो क्या एफडीआई के अलाउड है ऑटोमेटिक रूट से। फिर ये आपके लिस्ट दे रखी है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, ये पढ़ देना एक बार। इसके बाद लोकल एरिया बैंक जो है वो है अपने आज की डेट में 3, कौन सा, कोस्टल लोकल एरिया बैंक, कृषि बीमा समिति और एक कौन सा, सुभद्रा। और अब जो आपके एक ही रह गया ये भी, ठीक है ना। इसके बाद न्यू ऑन टैप लाइसेंसिंग, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या था कि अगर कोई भी बैंक आज की डेट में जो है वो क्या करता है, सेंट्रल बैंक को अप्रोच करता है किसके लिए, लाइसेंसिंग के लिए, तो सेंट्रल बैंक जो उसको ये बोलता है कि मैं डायरेक्टली आपको लाइसेंस दूंगा, कुछ मेरी कंडीशन है वो कंडीशन आप पूरी कर देना, ठीक है, और आपको ऑन टाइम लाइसेंसिंग हम प्रोवाइड करवा देंगे, मतलब यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस आपको दे देंगे अगर हमारी कुछ कंडीशन वो आप पूरी कर दोगे। तो कुछ मेन जो थी वो क्या थी कि आपकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कम से कम 1000 करोड़ की होनी चाहिए, ठीक है। रेजिडेंट इंडिविजुअल या प्रोफेशनल जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो इन द बैंकिंग फाइनेंस एट द सीनियर लेवल आर आल्सो एलिजिबल टू प्रमोट द यूनिवर्सल बैंक, ठीक है। जो लार्ज इंडस्ट्रियल हाउस है उनको क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। जो नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, नो फैक्ट बोलते हैं इसको, इज नॉन मैंडेटरी है इन केस ऑफ प्रमोटर बीइंग इंडिविजुअल और द स्टैंड अलोन प्रमोटिंग और कन्वर्टिंग एंटिटी हु डू नॉट हैव एनी अदर ग्रुप एंटिटी, ठीक है। मेन इसके अंदर ये था कि बैंक जो है वो अपने क्या करेगा, गेट ए शेयर लिस्टेड करवाएगा स्टॉक एक्सचेंज में 6 साल के अंदर अंदर। और दूसरा बैंक जो है वो क्या करेगा, अपने कम से कम 25% ब्रांचेज जो ओपन करेगा कहाँ पे, अनबैंक्ड रूरल एरिया के अंदर, ठीक है। फिर हमने फॉरेन बैंक, ये आपको मैंने पहले ही बताया फॉरेन बैंक क्या होते हैं, जो रजिस्टर्ड इनका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे होता है, आउटसाइड इंडिया, लेकिन उन्होंने अपनी ब्रांच ऑफिस खोल लिया कहाँ पे, इंडिया के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फॉरेन बैंक, ठीक है जी। तो व्हाट आर फॉरेन बैंक, तो दीज बैंक आर रजिस्टर्ड एंड हैव देयर हेडक्वार्टर कहाँ पे, अदर कंट्री में, बट दे हैव द ब्रांचेस इन आवर कंट्री, ठीक है। फॉरेन बैंक जो है वो इंडिया के जो टोटल बैंकिंग नेटवर्क है उसका 1% से भी जो है वो क्या कम है। और ये बेसिकली मेन जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ये किसको करवाते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उनको, ठीक है।
अब फॉर इंडिया के अंदर जो है वो आरबीआई की पॉलिसी क्या है फॉरेन बैंक को लेकर के दो प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। एक है रेसिप्रोसिटी और एक है सिंगल मोड ऑफ प्रेजेंस। रेसिप्रोसिटी मतलब ये है, आरबीआई ये बोलता है कि अगर मतलब कोई भी कंट्री का बैंक अगर इंडिया के अंदर अपनी ब्रांच ओपन करना चाहता है तो आरबीआई बोलता है कि भाई ठीक है, हम तुम्हें हमारी ब्रांच ओपन मतलब हम तुम्हें तुम्हारी ब्रांच इंडिया में ओपन करने के लिए दे रहे हैं, तुम हमें हमारी बैंक की ब्रांच को जो है वो विदेश में ओपन करने के लिए क्या कर देना, लाइसेंस प्रोवाइड कर देना। तो ये रेसिप्रोसिटी पे काम करता है, सिंगल मोड ऑफ प्रेफरेंस पे काम करता है। ठीक है जी। इसके बाद फिर हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम। ये तो आपको मैंने वैसे बताया भी, कोऑपरेटिव बैंक जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, कुछ लोग मिल करके जो है वो क्या करते हैं, बैंक ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक जो है अपने मेंबर के वेलबींग के लिए जो क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक क्या है, कोऑपरेटिव बैंक इज ए फाइनेंशियल एंटिटी विच बिलोंग टू द मेंबर। ठीक है ना, विच आर एट द जो सेम टाइम पे ओनर भी हैं और कस्टमर भी है किसके, बैंक के। इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव बैंक की अगर बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक जितने भी है ना वो सब रजिस्टर्ड है किसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर। ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा था कि जो कोऑपरेटिव बैंक है उनके ऊपर ड्यूअल रेगुलेशन चलते हैं, एक तो आरबीआई का और एक साथ में किसका, नाबार्ड का। ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक देखिए, एक तो कस्टमर ओन्ड बैंक होते हैं, दूसरा डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल होता है, हर कस्टमर का एक वोट होता है, प्रॉफिट एलोकेशन जो है वो मेंबर्स के बीच में होता है, और ये इंक्लूजन है ऑफ द रूरल मासेस। ठीक है, स्ट्रक्चर 3 लेवल पे काम करते हैं। शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर है तो इसमें तो बेसिकली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी, और लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो क्या है आपका स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। ठीक है जी। फिर कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया जो है वो फंड करते हैं रूरल आर एज अंडर। ठीक है, तो इन सब के लिए जो है पैसा प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, ये कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेना एक बार। इसके बाद थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया तो टाइप ऑफ बैंक के बाद में उसका नाम क्या था, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक इंडिया का। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे हुआ था, तो सबसे पहले आरबीआई से पहले 1921 के अंदर जो है वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसको क्वासी सेंट्रल बैंक की भूमिका निभा रहा था, जो था तो कमर्शियल बैंक, लेकिन कुछ केसेस में ये सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाता था। तो उसके बाद में जो है फिर क्या हुआ, 1926 के अंदर हिल्टन कमीशन को सेटअप किया गया, जिसको रॉयल कमीशन बोलते हैं। इस कमीशन ने अपना रिपोर्ट जो है वो क्या किया, पब्लिश किया, और उसकी रिपोर्ट के बेस पर फिर क्या हुआ कि 5 मार्च 1934 को जो है वो क्या आरबीआई का एक्ट जो है पास कर दिया, और 1 अप्रैल 1934 को 1 अप्रैल 1935 को जो है वो क्या हुआ, आरबीआई एस्टेब्लिश्ड कर दिया गया। तो आरबीआई कब बना था, 1935 में। उसके बाद 1947 के अंदर देश आजाद हुआ, और फिर 1949 में आरबीआई को जो है क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। और आज की डेट में जो आरबीआई इंडिया का जो है वो क्या है, मॉनिटरी अथॉरिटी। ठीक है, तो आरबीआई की बात करें तो बोलते हैं आरबीआई क्या है, आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है अपना किसका, कंट्री का। ठीक है, सेंट्रल बैंक जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, देश के अंदर जो है वो क्या करते हैं, क्रेडिट कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे सब इशू आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आरबीआई को कॉन्स्टिट्यूट किया गया क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, इशू ऑफ द बैंक नोट। आरबीआई मेंटेन करता है रिजर्व विद ए व्यू टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी। और आरबीआई जो है क्या ऑपरेट करता है द क्रेडिट एंड द करेंसी सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। ठीक है, तो 26 में तो क्या हुआ, रॉयल कमीशन को सेटअप किया गया। 31 के अंदर जो है वो द इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी ये रिवाइव द इशू ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आरबीआई। और फिर 34 के अंदर जो है आरबीआई का एक्ट जो है पारित कर दिया गया था। ठीक है, आरबीआई जो है वो अपने इंडिया के अंदर मतलब इंडिया के सेंट्रल बैंक की भूमिका तो निभाता है, और पास्ट में आरबीआई बर्मा जो अब म्यांमार बन चुका है, और साथ में पाकिस्तान, इनके भी सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाई है। तो बर्मा जो अलग हो गया था 1937 में, तो 1947 तक आरबीआई ने जो उसके सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाई। और पाकिस्तान जो 47 में आजाद हो गया था, मतलब इंडिया से अलग हो गया था, तो उसके बाद जून 1948 तक पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक की भूमिका भी जो है आरबीआई ने निभाई है। ध्यान रखना, आरबीआई को जो है हमने नेशनलाइज कर दिया था कब, 1949 के अंदर। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट बता दिया। प्रियम्बल क्या है, आरबीआई के जो प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ है, आरबीआई क्या करेगा, रेगुलेट करेगा इशू ऑफ द बैंक नोट एंड कीपिंग ऑफ द रिजर्व विद व्यू टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। आरबीआई का मैनेजमेंट कंट्रोल कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी एक आरबीआई का बोर्ड है वो करता है। ठीक है, उस आरबीआई के बोर्ड में टोटल मिला के 21 मेंबर है। 21 मेंबर का बोर्ड है, एक तो होगा गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर, 2 है ऑफिसर विच आर अपॉइंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री, 10 पर्सन है जिनको अपॉइंट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और 4 लोकल बोर्ड के गवर्नर। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड कहां पे है, मुंबई में। ठीक है, जहां पे कौन बैठता है, आरबीआई का गवर्नर बैठता है। आरबीआई के करंट गवर्नर जो है वो है श्री संजय मल्होत्रा जी। ठीक है जी, इससे पहले कौन थे, शक्तिकांता दास। ठीक है जी। सेंट्रल बोर्ड के अलावा जो है हमारे 4 बोर्ड और भी हैं जिसको लोकल बोर्ड बोलते हैं, और वो कौन कौन से हैं, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और न्यू दिल्ली में। ठीक है,
इसके बाद है जी आरबीआई का मेन काम क्या है, फाइनेंशियल सुपरविजन। उसके लिए आरबीआई ने एक अलग से आरबीआई के अंडर एक बोर्ड बना हुआ है जिसका नाम है बीएफएस, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। ये बोर्ड जो है वो क्या करता है, बेसिकली रेटिंग करने का भी काम करता है। आरबीआई के 33 जो वो क्या है, रीजनल ऑफिस है, ठीक है जी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि टोटल सब्सिडरी, होली ओन्ड सब्सिडरी कौन कौन सी आरबीआई का, तो एक है डीआईसीजीसी, एक है बीआरबीएन एमपीएल, एक है रेबिट, एक है इफ्टास और एक कौन सा आरबीआईएच, ठीक है। आरबीआई का ये जो कमेटी थी बीएफएस, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या था, तो बोलता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बीएफएस इज टू अंडरटेक कंसोलिडेटेड सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर कंप्राइजिंग कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है जी। रेटिंग, आरबीआई के अंडर जो दो रेटिंग होती है, एक है आपका कैमल रेटिंग डोमेस्टिक बैंकों के लिए और एक है कैलकुलस रेटिंग फॉरेन बैंकों के लिए, ठीक है। तो व्हाट इज कैमल रेटिंग, तो कैमल रेटिंग के अंदर जो है वो टोटल मिला के 5 पॉइंट स्केल है ए टू ई, ठीक है। और इसके अंदर 6 जो है वो आपके क्या है टोटल रेटिंग स्केल है, ठीक है। तो सी से आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ए से एसेट क्वालिटी, एम से मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, ई से अर्निंग, एल से लिक्विडिटी और एस से सिस्टम एंड कंट्रोल। और कैलकुलस रेटिंग की बात करें तो इसके अंदर सी से कैपिटल एडिक्वेसी, ए से एसेट क्वालिटी, एल से लिक्विडिटी, सी से कंप्लायंस और एस से सिस्टम एंड कंट्रोल, ठीक है जी। आरबीआई के फंक्शन की बात करें तो आरबीआई जो है वो दो तरह के फंक्शन परफॉर्म होता है, एक ट्रेडिशनल और एक कौन सा डेवलपमेंट। ट्रेडिशनल के अंदर एक तो है सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, एक है आपका जनरल बैंकिंग फंक्शन और एक कौन सा प्रोहिबिटरी, और एक है आपके डेवलपमेंट फंक्शन, ठीक है। प्रोहिबिटरी याद करके जाना, ये वाले यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि क्या क्या काम है जो आरबीआई नहीं कर सकता, ठीक है। तो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन में तो आरबीआई जो नोट इशू करने का काम करता है, ठीक है। देश में क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करता है। आरबीआई बैंकों का बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है, ठीक है। रेगुलेटरी एक्सचेंज का अपने इंडिया के अंदर जो एक्सचेंज रेट है उसको रेगुलेट करने का काम भी कौन करता है, आरबीआई करता है। अदर फैसिलिटी के अंदर ये सारी फैसिलिटी जो आरबीआई प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये देख लेना एक बार, बहुत सारे फंक्शन हमने पढ़े थे इसमें। ये डेवलपमेंट फंक्शन है, तो आरबीआई जो है वो क्या डेवलपमेंट पर्पस के लिए भी जो है वो क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। ये देख लेना। अचीवमेंट क्या थी आरबीआई का, तो एक तो फ्लेक्सिबल मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बना पाए, और फ्लेक्सिबल इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि हर 2-2 महीने के अंदर जो है वो क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी को हम क्या करते हैं चेंज करते हैं। दूसरा स्टेबल स्ट्रक्चर है इंटरेस्ट रेट का, साउंड बैंकिंग क्रेडिट सिस्टम ये प्रोवाइड करवाता है, चीप रेमिटेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, सक्सेसफुल मैनेजमेंट किया इसने किया है पब्लिक डेट का, फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी मेंटेन करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। इंक्रीज इन पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है वो भी बड़ा है बैंकों के ऊपर, ठीक है ना। फेयर कंट्रोल, मनी मार्केट को अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। बिल मार्केट को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी मेंटेन करवा रहा है, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी क्या कर रहा है हेल्प कर रहा है। लेकिन फेलियर क्या सबसे पहला, एडजस्ट नहीं कर पाया, लैक ऑफ एडजस्टमेंट इन द मनी मार्केट। दूसरा यूनिफॉर्मिटी नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। बिल मार्केट जो एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। बैंकिंग फैसिलिटी जो है वो अनबैंक्ड रूरल एरिया के अंदर अब आज भी नहीं है, ठीक है। बहुत ऐसे एरिया हैं जहाँ पे बैंक कभी भी नहीं है, ठीक है। इनस्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनल वैल्यू ऑफ द रूपी, ठीक है, उसको आरबीआई कंट्रोल नहीं कर पाया। जो बैंक फेलियर की सिचुएशन के अंदर भी आरबीआई कुछ खास नहीं कर पाता। और शेयर स्कैम। अब मॉनेटरी पॉलिसी, देश में क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है वो क्या करता है मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन काम है वो क्या है, देश में क्रेडिट को क्या करना, कंट्रोल करना। तो मॉनेटरी पॉलिसी रेफर टू द पॉलिसी ऑफ द आरबीआई विद रिगार्ड टू द यूज ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ और अंडर इट्स कंट्रोल। क्या करने के लिए जो गोल था वो क्या, टू अचीव द गोल ऑफ जीडीपी ग्रोथ एंड द लोअर इन्फ्लेशन रेट। आरबीआई ऑथराइज टू मेड मॉनेटरी पॉलिसी अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी रेफर टू द क्रेडिट कंट्रोल मेजर एडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, ठीक है। जिसके अंदर दो तरह के मेजर, एक है क्वालिटेटिव और एक है कौन से क्वांटिटेटिव, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव क्या थे मॉनेटरी पॉलिसी के, कंट्रोल एक्सपेंशन करना मनी सप्लाई का, दूसरा सेक्टर एलोकेशन करना फंड्स का, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर कंपोजिशन क्या है, अपने इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बनाने का जिम्मा जो है वो आरबीआई अकेला नहीं करता, वो करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इस कमेटी के अंदर टोटल मिला के 6 मेंबर है, ठीक है। और ये जो कमेटी एस्टेब्लिश हुई है वो हुई है आरबीआई एक्ट के सेक्शन 45Z(b) में, ठीक है। अब रिकमेंडेशन किसने दिया था, तो उर्जित पटेल कमेटी ने दिया था, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। अब जो 6 मेंबर की कमेटी है उसके अंदर जो है वो 3 तो मेंबर है आरबीआई के और 3 है नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी देखो, अपने इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बाई मंथली पॉलिसी है, बाई मंथली का मतलब हर 2-2 महीने के अंदर आती है। और जो 55वीं मॉनेटरी पॉलिसी थी उसके रेट ये बता रखे हैं, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आरबीआई जो 2 टूल को यूज करता है, एक है आपका कौन सा क्वालिटेटिव और एक है कौन से क्वांटिटेटिव। तो सबसे पहले बात करें क्वांटिटेटिव टूल्स का, इसको जनरल टूल भी बोलते हैं, ठीक है। यही इसको इनडायरेक्ट टूल भी बोला जाता है। इसके अंदर जैसे आपका बैंक रेट हो गया, तो अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए, ठीक है, तो आरबीआई उसको जो है फंडिंग प्रोवाइड करेगा और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैंक रेट। और ये बैंक रेट जो है वो मतलब ये किस लोन के लिए होता है, जो अनसिक्योर्ड होते हैं।
फिर है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है आरबीआई के द्वारा जो है वो ओपन मार्केट में आकर के क्या करना, सिक्योरिटी का सेल परचेस करना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिर सीआरआर, अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा, सॉरी, सीआरआर और एसएलआर, इसको हम लोग जो बोलते हैं रिजर्व रेशो, ठीक है। सीआरआर क्या होता है, हर कमर्शियल बैंक को अपनी एनडीटीएल का एक पोर्शन जो है वो क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास में जमा करवाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं सीआरआर। और एसएलआर क्या होता है, हर कमर्शियल बैंक को अपनी एनडीटीएल का एक पोर्शन अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है। लिक्विड फॉर्म का मतलब क्या, इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और द अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एसएलआर। फिर है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या, अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार चाहिए तो वो कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई को अप्रोच करेगा और आरबीआई को अपनी सिक्योरिटी एक बार क्या करेगा, बेचेगा और फिर रीपर्चेस करने का एग्रीमेंट करता है। तो वो जो जिस रेट पे डिस्काउंट किया जाएगा उन सिक्योरिटी को, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेपो। और रिवर्स रेपो क्या होता है, अगर कभी किसी कमर्शियल बैंक के पास में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो वो जो है वो उस पैसे को क्या करेगा, आरबीआई के पास में जमा करवा देगा, आरबीआई उस पैसे के ऊपर जो है वो क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिवर्स रेपो, ठीक है। रेपो रिवर्स रेपो दोनों को मिला दे तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। फिर था आपका बेस रेट। बेस रेट जो वो मिनिमम रेट होता है विच इज सेट बाय द आरबीआई, इसके नीचे कोई भी बैंक अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। फिर था एमएसएफ। एमएसएफ मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, अगर किसी कमर्शियल बैंक को इमरजेंसी में कोई पैसा चाहिए तो वो अप्रोच कर सकता है आरबीआई को और आरबीआई जो है उसको क्या कर देगा, पैसा प्रोवाइड कर देगा इन केस ऑफ इमरजेंसी, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग रेट। फिर है आपका मार्जिन स्टेबलाइजेशन स्कीम, ठीक है, जो वॉलेटिलिटी एक्सचेंज रेट उसको मैनेज करने के लिए एमएसएस स्कीम जो आरबीआई क्या करता है, यूज करता है। फिर जो क्वालिटेटिव टूल है इसके अंदर जो टोटल मिला के 6 थे। सबसे पहला सीलिंग ऑफ क्रेडिट, इसको बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग। फिर है मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा और कम कर सकते हैं। फिर डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट फॉलो कर सकते हैं। आरबीआई जो डायरेक्टिव इशू करता है, डायरेक्ट एक्शन लेता है और मोरल सुएशन, ठीक है। तो ये 6 आपके क्वालिटेटिव टूल जिसको आरबीआई यूज करता है क्या करने में, देश में क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, याद करके जाना, ठीक है। इसके बाद है ओम्बड्समैन स्कीम। तो अभी ये नई स्कीम आई थी जिसको आईओएस बोलते हैं, आरबीआई का द रिजर्व बैंक इंटीग्रेट ओम्बड्समैन स्कीम 2021। ये जो स्कीम थी इसने 3 स्कीम, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी 2018 और ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019, इन तीनों स्कीम को जो वो क्या कर दिया, मर्ज करके और एक नई स्कीम बनाई जिसको बोलते हैं द रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। ये स्कीम जो है वो 12 नवंबर 2021 से फोर्स के अंदर आ गई है। ये बेसिकली क्या, देखो ओम्बड्समैन अगर किसी भी कमर्शियल बैंक के कस्टमर को बैंक से जो है वो कोई शिकायत है तो वो उस शिकायत को जो है पहले मतलब शिकायत करेंगे हम किसके, मतलब अगर हम जो है बैंकिंग फैसिलिटी में कोई अपने को डेफिशिएंसी मिली तो उसके लिए हम सबसे पहले जो है वो जाएंगे किसके पास में, जो भी कंसर्न बैंक है उसको बोलेंगे कि भैया ये जो डेफिशिएंसी को दूर करो। अगर वो कर दे तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर मान लो हमने शिकायत की और उसके 30 दिन तक उसने कोई भी उसका निवारण नहीं किया तो 30 दिन के बाद हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी शिकायत लेके जाएंगे किसके पास में, ओम्बड्समैन के पास में, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिजर्व बैंक, ठीक है ना। तो रिजर्व बैंक ने अपनी एक स्कीम जो है वो लॉन्च की हुई है जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक इंटीग्रेट ओम्बड्समैन स्कीम, ठीक है ना। तो और ये पहले सिंगल स्कीम थी और अब ये 3 स्कीम को मर्ज करके एक स्कीम बनाई है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021, और ये कब से फोर्स में आ गई थी, 12 नवंबर 2021 से, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा पढ़ देना एक बार, ठीक है। अच्छा, आप इस स्कीम का बेनिफिट तभी उठा सकते हो जब आपने पहले शिकायत बैंक को करी, बैंक ने उसका समाधान नहीं किया, फिर आप जो है ओम्बड्समैन को शिकायत लगाओगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी डेफिशिएंसी पाएगी सर्विस में और आप डायरेक्टली ओम्बड्समैन के पास आ जाओ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। क्या सारे बैंक कवर है, तो हम बोलेंगे यस। तो जितने भी कमर्शियल बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, मोस्ट प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक एंड द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, ये सब जो है वो कवर है किसके अंदर, आपके इस ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा देख लेना एक बार। इसके बाद फिर अगला हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था, ये ओम्बड्समैन का ये सारा पूरा अच्छे से पढ़ा रखा था, एक बार रीडिंग कर लेना। मेन आपको मैंने बता दिया क्या क्या इसमें, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। तो अपने इंडिया के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर में जो है 2 बार जो है रिफॉर्म हुए थे, ठीक है। एक बार 1991 में और एक बार हुआ 1998 में, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो रिफॉर्म हुआ 1991 में जिसको फर्स्ट फेज बोलते हैं ऑफ द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म और नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट 1991, ठीक है। इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन दिया गया था कि एसएलआर और सीआर को क्या करो, रिड्यूस करो। फिर जो एनपी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उनके लिए प्रूडेंशियल नॉर्म जो है जारी करनी चाहिए ताकि बैंक रन की सिचुएशन राइज ना हो। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स जो है वो जारी करने चाहिए, ठीक है। फिर जो इंटरेस्ट रेट उसको क्या कीजिए, डीरेगुलेट किया जाए और बैंकों को ऑटोनॉमी देनी चाहिए कि बैंक अपने हिसाब से जो है इंटरेस्ट रेट क्या कर लें, सेट कर लें। फिर डेट की रिकवरी के लिए जो है वो क्या करेंगे, डीआरटी एस्टैब्लिश करेंगे, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। फिर कंपटीशन जो है वो होगा किससे, नए प्राइवेट सेक्टर बैंक से। इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है उनको हम क्या करेंगे, उनको हम लाइसेंसिंग जो है प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्ट फेज जो था
लाइसेंसिंग का, वो आपका स्टार्ट हुआ था कब 1993 में, जिसमें 10 बैंकों को जो है लाइसेंस दिया गया था। 6 जो है वो आज भी काम करे और 4 क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। सेकंड राउंड जो था वो आपका स्टार्ट हुआ 2001 के अंदर, ठीक है। इसमें कोटक बैंक और एक दूसरा जो था वो कौन सा था आपका, येस बैंक, जो आज भी काम कर रहे हैं। और थर्ड राउंड के अंदर 23 बैंकों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 2 बैंकों को जो है वो लाइसेंस मिला, एक था बंधन फाइनेंशियल सर्विस और एक था अपना कौन सा, IDFC, ठीक है। इसके बाद फिर अपना ये फेज आउट, फिर क्या किया गया, फिर रिकमेंडेशन दिया गया कि जो डायरेक्ट क्रेडिट है, बोलते जो PSL है, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, इसको क्या करो, फेज आउट करो। लेकिन अभी तक जो है वो ऐसा नहीं हुआ है। फिर कैपिटल मार्केट के एक्सेस के लिए बोला गया कि भाई जो कमर्शियल बैंक है, ठीक है, तो उनको कैपिटल मार्केट से भी पैसा रेज करने के लिए क्या करो, अलाउड करना चाहिए। और फिर फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन मिलना चाहिए। लोकल एरिया बैंक जो है वो क्या करो, सेटअप करो, ठीक है। राइट ना 2 ही है, एक है कोस्टल और एक है कौन सा, कृषि बीमा समृद्धि। फिर सुपरविजन करने के लिए, कमर्शियल बैंकों को सुपरविजन करने के लिए एक बोर्ड एस्टेब्लिश करना चाहिए, जिसको बोलेंगे बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। फिर उसके बाद में 98 के अंदर एक और नया सेकंड फेज जो है वो रिफॉर्म का स्टार्ट हुआ, ठीक है, जिसको नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट 2 बोलते हैं, ओके। इसमें जो रिकमेंडेशन दिया है वो क्या था, नए नए एरिया जो है मतलब बोले गए कि भाई बैंक जो है अब बैंकिंग सर्विस के अलावा अदर देन बैंकिंग सर्विस जो है वो भी कई सारी सर्विस प्रोवाइड करवानी चाहिए बैंक को, ठीक है, जिसको पैरा बैंकिंग सर्विस बोलते हैं, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, एसेट मैनेजमेंट हो गया, ये सब। फिर नए नए इंस्ट्रूमेंट जो है वो बताए गए कि बैंक जो है वो नए नए इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है वो डील करेगा। रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो है वो पॉलिसी ऑप्ट करेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, जो क्रेडिट का जो फ्लो है उसको इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। FDI लिमिट को बढ़ाना चाहिए, बैंकों को यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस प्रोवाइड करना चाहिए, ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑप्ट करने चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। NPA को मैनेज करने के लिए जो वो क्या करना चाहिए, अपने को DRT हो गया, ठीक है, या CDR हो गया, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रिक्शन, ये फैसिलिटी अपने को चलानी चाहिए, ठीक है। दूसरा मर्जर एंड एक्विजिशन, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनको मर्जर के लिए उसने बोला, ठीक है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो है वो क्या KYC नॉर्म्स जो है उनको रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद मैनेजरियल ऑटोनॉमी जो है बैंकों को प्रोवाइड होनी चाहिए। कस्टमर सर्विस जो है वो बढ़ानी चाहिए, ठीक है। बेस रेट सिस्टम, तो इसके लिए पहले अपने इंडिया में क्या चलता था, BPLR, ठीक है। 2003 के अंदर एक सिस्टम जिसको बोलते हैं BPLR, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। और फिर 2010 के अंदर एक नया सिस्टम है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेस रेट। और आज की डेट में जो चलता है वो है कौन सा, MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, ठीक है। अब जो आपका MCLR है, ये तीनों ही बेसिकली क्या होता है, मिनिमम रेट होता है, जिससे नीचे कोई भी बैंक जो अपने कस्टमर को फंडिंग प्रोवाइड नहीं करेगा। और ये जो MCLR है ये बनते हैं, इसके 4 कंपोनेंट है। एक है कौन सा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। दूसरा है नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR। तीसरा ऑपरेटिंग कॉस्ट और चौथा टिनोर प्रीमियम, ठीक है। इसके बाद था जी आपका NPA क्या होता है, तो ये बता रखा था, देख लेना इसको, NPA वाला ना, कि कैसे कैसे होता है, ठीक है ना। तो आपने लोन दिया और अगर 90 दिनों तक वो लोन जो है वो क्या, लोन का जो इंस्टॉलमेंट है वो आज ड्यू हो गया और 90 डेज तक अगर पेमेंट नहीं हुआ तो 90 दिन के जस्ट अगले दिन वो लोन जो है वो क्या हो जाएगा, NPA, क्या हो जाएगा, NPA, ठीक है। अब उसकी कुछ कैटेगरी हैं, आइए देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था इसमें। तो लोन जो है प्रोवाइड, जो बैंक जो है जो लोन प्रोवाइड करता है उसको क्लासीफाई किया जाता है, या तो वो परफॉर्मिंग एसेट है या फिर क्या, नॉन परफॉर्मिंग। अगर वो लोन पे अपने को रेगुलर बेसिस पे जो है वो क्या मिल रहा है, इंस्टॉलमेंट मिल रही है, ठीक है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिल रहा है रेगुलर बेसिस पे, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, परफॉर्मिंग एसेट। और अगर रेगुलर बेसिस पे इंस्टॉलमेंट मिलना जो क्या हो गया, बंद हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग। अब जो नॉन परफॉर्मिंग होता है ना, ये बेसिकली आपके जैसे नॉन परफॉर्मिंग किसको बोलेंगे, तो अगर मान लो आज इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है और 90 डेज तक अगर वो नहीं मिला तो 90 डेज जैसे पूरे हो जाएंगे फिर वो बन जाएगा क्या, NPA। अब नए एक सिस्टम और आ गया जिसको बोलते हैं SMA, स्पेशल मेंशन अकाउंट, ठीक है। तो NPA क्या होती है, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट आर लाइक ए कैंसर वॉर्म, जो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करती है बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया स्लोली एंड स्टेडली, ठीक है। NPA को बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, बैड लोन, ठीक है, जिसपे क्या होता है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो क्या हो गया, ओवरड्यू हो गया फॉर ए लॉन्ग पीरियड, ठीक है। अब किसी भी एसेट को NPA कब बोलेंगे, तो अगर मान लो उसने क्या कर दिया, इनकम जनरेट करना बंद कर दिया, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, NPA। तो ये क्या बोलता है, जब इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट जो है ऑफ द प्रिंसिपल वो ओवरड्यू रहे फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज, या जो अकाउंट है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, ठीक है, या बिल रिमेन ओवरड्यू रहे फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज, ठीक है, या अगर शॉर्ट ड्यूरेशन ग्रुप है तो 2 क्रॉप सीजन तक पैसा ना मिले, लॉन्ग ड्यूरेशन ग्रुप है तो 1 क्रॉप सीजन तक अगर पैसा ना मिले तो उसको बोलेंगे हम लोग, हमारा अकाउंट जो वो क्या हो गया, NPA, ठीक है। अब टाइप ऑफ NPA की बात करें तो 3 तरीके, एक है सबस्टैंडर्ड, एक है डाउटफुल, एक कौन सा, लॉस एसेट। जैसे ही कोई लोन NPA बनेगा तो सबसे पहले जिस कैटेगरी में जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, सबस्टैंडर्ड, ठीक है। 12 महीने पूरे होने के बाद में वो जाएगा किसमें, डाउटफुल। और अगर बैंक का मैनेजर या इंटरनल एक्शन ऑडिटर अगर वो ये बोल दें कि इस लोन से अब रिकवरी नहीं होगी तो उसको हम लॉस एसेट की कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा था SMA, अब नया सिस्टम जो है उसको बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट, SMA 012। अगर कोई भी अमाउंट जो है ओवरड्यू है 1 से 30 दिन तक, ठीक है, तो उसको हम डालेंगे SMA 0 कैटेगरी में। 31 से 60,
SMA 1 में, और 61 से 90 तो SMA 2 में, और जैसे 90 डेज पूरा हो गया तो 91st डे को हम उसको बोल देंगे क्या, NPA। ओके जी, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट, इट इज डेट लोन और एसेट अकाउंट जिसके ऊपर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो अभी ओवरड्यू है, लेकिन अभी जो है वो 90 डेज का पीरियड नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये देख लेना एक बार। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड एसेट, अब इसके ऊपर जो है प्रोविजन के नॉर्म रखे, तो स्टैंडर्ड एसेट जो होती है, तो जो SME और एग्रीकल्चर है उसके ऊपर वो चाहे वो स्टैंडर्ड एसेट है तो भी हम जो है 0.25% का जो है वो क्या करेंगे, प्रोविजन ला के चलेंगे। कमर्शियल रेजिडेंशियल लोन अगर आपने दे रखे हैं तो उसके ऊपर 0.75% का, कमर्शियल लोन पे 1% का, अदर पे 0.4% का। अगर कोई एसेट सब स्टैंडर्ड है तो अगर वो सिक्योर्ड है तो 15% जो है वो क्या करेंगे, प्रोविजन ला के चलेंगे, ठीक है। और अनसिक्योर्ड है तो 25%। जैसे वो डाउटफुल बने तो अप टू 1 ईयर तक, सिक्योर्ड है तो अप टू 1 ईयर तक 25% का प्रोविजन है, 1 से 3 साल तक 40, और 3 साल से ऊपर हो गया तो 100% जो है उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। और अनसिक्योर्ड में तो पहले ही साल जो है क्या करेंगे, 100% जो है उसके ऊपर मतलब प्रोविजन जो है बना के उसको क्या कर देंगे, बैलेंस शीट से हटा देंगे। लॉस एसेट के ऊपर जो प्रोविजन है वो कितना है, 100% का, ठीक है जी। आप कैसे कैसे रोक सकते हैं, तो ये सब है, सिविल स्कोर जो है वो चेक कर लो उसका, ठीक है। और कंप्रोमाइज कर सकते हो सेटलमेंट स्कीम के लिए, या उसको अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है प्रोवाइड करवा सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा करके आप लोग जो है NPA होने से रोक सकते हो, ठीक है जी। सेटलमेंट स्कीम बता रखे, जैसे लोक अदालत हो गया, NCLT हो गया, ठीक है, सेल ऑफ NPA टू अदर बैंक, ये सब सरफाइसी एक्ट है, ठीक है। आप बेसल नॉर्म की अगर बात करते हैं तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, 1914 से 1918 तक जो है वो क्या चला आपका, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चला। उसका बैड इंपैक्ट जो है वो क्या आया, बैंकों को इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आप लोन प्रोवाइड करो विदाउट कोलेटरल। बैंकों ने क्या दिया, एग्रीकल्चरिस्ट को लोन दिया, और फिर उनके जो एग्रीकल्चर फार्मर थे उनके पास से पैसा आ गया, उन्होंने दबा के प्रोडक्शन किया और प्रोडक्शन हो गया ओवरफुल, और ओवरफुल प्रोडक्शन की वजह से जो है वो डिमांड इतना थी नहीं, तो फिर रेट हो गए बहुत कम, और ऐसे में जो है वो उनके पास जो फार्मर है उनकी इनकम कम हो गई, तो वो आगे बैंक से जो उन्होंने लोन लिया था उसको वो ड्यू नहीं कर पाए, और बैंक जो है वो क्या हो गए, दिवालिया होने स्टार्ट हो गए थे, और फिर उसकी वजह से जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है डिप्रेशन छा गया। तो 1929 से 30 के पीरियड में क्या आ गया, ग्रेट डिप्रेशन। किस वजह से है, बैंक फेलियर की वजह से। और फिर उसको बचाने के लिए जो बेसल नॉर्म जो है वो क्या किया गया, एस्टेब्लिश करने थे। तो फिर 17 मई 1930 को कुछ देशों के सेंट्रल बैंक ने मिल करके जो है वो एक बैंक को एस्टेब्लिश किया जिसको बोलते हैं BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, या इसको ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इस ब्यूरो के अंडर 1974 में एक कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया जिसको बोलते हैं BCBS, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जो बेसिकली अपने वर्ल्ड के अंदर जो है वो इशू करती है क्या, बेसल नॉर्म्स को, ठीक है। तो बेसल नॉर्म जो है वो क्यों आए थे, तो इंप्रूव द सुपरवाइजरी अंडरस्टैंडिंग एंड द क्वालिटी ऑफ द बैंकिंग सुपरविजन वर्ल्ड वाइड, ठीक है जी। अब इसको सीधा यहां से आपको मैं बता दूं, ये बेसल 1 की अगर बात करें तो इंट्रोड्यूस हुआ था 1988 में। इंडिया ने जो है इसका इंप्लीमेंटेशन जो स्टार्ट किया 1992 के अंदर, ठीक है। हमने फुल इंप्लीमेंट कर लिया कब, 1999 में। और इसमें जो रिकमेंडेशन था वो क्या था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करेंगे कितना, 8%। बेसल 2 की बात करें, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2004 में। इंडिया ने इसका इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट किया 2009 में। इसको फुल इंप्लीमेंट कर लिया हमने कब, 31/3/2015 को, ठीक है। इसके अंदर टोटल मिलाकर जो रिकमेंडेशन दिया गया उसको 3 पिलर के अंदर हम पढ़ते हैं। पिलर 1 कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पिलर 2 सुपरवाइजरी रिव्यू, और पिलर 3 जो था वो था आपका क्या, मार्केट डिसिप्लिन, ठीक है। फिर बेसल 3 यह है 2010 में, इसमें अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद में फुल इंप्लीमेंट कर लिया जनवरी 2023 में। इसमें जो बात किया गया वो 3 पिलर में, ठीक है। रिकमेंडेशन 3 पिलर में था। पिलर 1 क्या, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, और ये कितना बोला गया, 13%। पिलर 2 एनहांस सुपरवाइजरी रिव्यू, और पिलर 3 क्या था, एनहांस मार्केट डिसिप्लिन। जो बेसल 4 है ये गाइडेंस इशू है 2021 के अंदर, ठीक है। इसको बेसल 3.1 भी बोलते हैं। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द बेसल 3 नॉर्म्स, ठीक है। इसने बेसिकली क्या किया है, इसने डिफाइन किया है द वे द बैंक कैलकुलेट द रिस्क वेटेड कैपिटल, ओके। फिर अपने इंडिया के अंदर जो है वो बेसिकली बैंकों को कैपिटल मतलब पब्लिक सेक्टर बैंकों को कैपिटल प्रोवाइड करवाने के लिए, ताकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो बेसल नॉर्म्स की गाइडलाइंस को क्या करें, पूरा करें। तो उसके लिए इंद्रधनुष प्लान जो है वो लेके आए थे फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक। कब लेके आए थे, अगस्त 2015 में, और इसको A2G प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। इस इंद्रधनुष प्लान की मदद से गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, वो अपने कमर्शियल बैंक जो है, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है, उनको जो है वो क्या करेगी, फंडिंग प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो इसमें 7 एलिमेंट थे। ए से था अपॉइंटमेंट, बी से था बैंक बोर्ड ब्यूरो, सी से था कैपिटलाइजेशन, डी से था डिस्ट्रेसिंग, ई से एम्पावरमेंट, एफ से फ्रेमवर्क फॉर अकाउंटेबिलिटी, और जी से था आपका गवर्नेंस, ठीक है। इसके बाद फिर रिस्क एंड मैनेजमेंट, ये सिंपल था। रिस्क का मतलब जो है क्या होता है, तो रिस्क का मतलब एक कंडीशन है वेयर देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द अनडिजायरेबल अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर रिजल्ट, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिस्क, ठीक है जी।
अब यहाँ पे हमने पढ़ा था टाइप ऑफ रिस्क अलग अलग तरह के होते हैं, लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट, मार्केट, क्रेडिट और डिफॉल्ट, और एक कौन सा ऑपरेशनल। तो लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, जब बैंक को लिक्विडिटी क्रंच आ जाए तो उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, लिक्विडिटी रिस्क। तो जब बैंक जो है वो क्या करता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स को जो है फंडिंग करते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी से, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। फिर था इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, इट राइज व्हेन द नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज द इंटरेस्ट रेट, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था कौन सा, मार्केट रिस्क। तो क्या, अगर बैंक ने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, ठीक है, तो उन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर डाउन हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केट रिस्क। फिर द डिफॉल्ट रिस्क, अगर कस्टमर जो है जिसको हमने पैसा प्रोवाइड किया वो अगर पैसा देने से मना कर दे उसको बोलते हैं डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है। इसके अलावा फिर था ऑपरेशनल रिस्क, अगर इसको बोलते हैं द रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडुकेसी और द फेल्ड इंटरनल प्रोसेस, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। अदर तरह के एक स्ट्रेटेजिक रिस्क और एक कौन सा, रेपुटेशन रिस्क, ठीक है जी। इसके बाद में फिर हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। तो फाइनेंशियल चैप्टर नंबर 5 हमने शुरू किया फाइनेंशियल मार्केट का। तो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली क्या होती है, ये एक मार्केट है जो सर्व करती है लिंक, ठीक है, बिटवीन किसके बीच में, सेवर एंड बोरोवर के बीच में, ठीक है। ये क्या करती है, बेसिकली ये ट्रांसफर करती है कैपिटल और मनी फ्रॉम दोस्त जिनके पास में सरप्लस है और उनको देती है जिनको इसकी क्या है, नीड है। ऐसा करके जो फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है, वो क्या करते हैं, क्रिएट और एक्सचेंज करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स को, ठीक है। अब फाइनेंशियल मार्केट जनरली दो तरह की थी, एक थी मनी और एक कौन सी, कैपिटल मार्केट। सबसे पहले नंबर पे जो है वो आया कौन सा, मनी मार्केट। मनी मार्केट जो है वो क्या, जो शॉर्ट टर्म फंड के अंदर जो डील करती है, कहाँ गया हुए, मनी मार्केट इज अ मेजर सेगमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। तो मनी मार्केट वो है जो बेसिकली शॉर्ट पीरियड के लिए जो है वो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मनी मार्केट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहला डेवलप, एक अच्छी डेवलप मनी मार्केट के लिए क्या होना चाहिए, डेवलप कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए, सेंट्रल बैंक होना चाहिए, सब मार्केट होने चाहिए, नियर मनी एसेट होती है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, एम्पल रिसोर्स अवेलेबल हो, इंटीग्रेट इंटरेस्ट रेट होना चाहिए एंड अदर फैक्टर। फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे जो टाइप ऑफ मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला एक है कॉल मनी, एक है टी बिल, एक है कमर्शियल पेपर और एक कौन सा, मार्केट फॉर फाइनेंशियल गारंटी। तो सबसे पहला था कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट में हम डील करते हैं लोन ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन, जनरली डील विद द वन डे लोन, उसको बोलते हैं कॉल मनी मार्केट, ठीक है। तो कॉल मनी का मतलब क्या, कॉल मनी रेफर टू द बोरोविंग और लैंडिंग ऑफ द फंड फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड, टिपिकली ओवरनाइट, वाइल जबकि नोटिस मनी रेफर टू द फंड बोरो और लैंड फॉर ए पीरियड बिटवीन 2 से 14 दिन, ठीक है। इसके बाद फिर था आपका टी बिल। अगर कई बार अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर पैसे की जरूरत होती है तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो वो सेंट्रल बैंक को बोलती है, आरबीआई को बोलती है कि तुम जो है हमारे ब्याह पे क्या कर दो, टी बिल को इशू कर दो। तो टी बिल बेसिकली जो इशू तो कौन करता है, आरबीआई करता है, ऑन बिहाफ वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब टी बिल जो दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी और एक है एडोक। ऑर्डिनरी टी बिल क्या होता है, जो रेगुलर बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करवाती रहती है, मतलब आरबीआई जो रेगुलर बेसिस पे टी बिल इशू करते रहता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑर्डिनरी टी बिल। और अगर मान लो कभी ऐसा इमरजेंसी के अंदर जो है वो गवर्नमेंट को पैसे की नीड होगी तो गवर्नमेंट जो है वो इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर जो है वो टी बिल जो इशू करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एडोक। जो आपके ऑर्डिनरी टी बिल है वो बेसिकली 4 तरह के होते हैं, एक है 91 डेज का, एक है 182 डेज का, एक है 364, ठीक है। इसको ध्यान रखना, 3 तरह के, ठीक है। एडोक क्या होते हैं, तो बेसिकली एडोक टी बिल वर इशू बाय गवर्नमेंट टू रिप्लेनिश करने के देयर कैश रिजर्व। कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन मनी मार्केट बता रखा है कि डिकोटमी है। इंडियन मनी मार्केट 2 तरह की है, ऑर्गेनाइज भी और एक कौन सी, अनऑर्गेनाइज भी। ऑर्गेनाइज को तो आरबीआई डील करता है, अनऑर्गेनाइज को ये डील नहीं करता। सीजनल वेरिएशन का बहुत बड़ा क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है। इंटर कॉल मनी मार्केट, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर जो है इंडियन मनी मार्केट का वो क्या, इंटर कॉल मनी मार्केट। ये मोस्ट सेंसिटिव सेक्टर है एंड कोर ऑफ द इंडियन मनी मार्केट। दूसरा, यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी का शेयर बहुत ज्यादा है, ठीक है। लैक ऑफ एक्सेप्टेंस इन द डिस्काउंट हाउसेस अपने यहाँ पे ज्यादा नहीं है। और अपनी जो इंडिया की जो मनी मार्केट है वो फॉरेन मार्केट से क्या आइसोलेट है और वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पे जो है वो डीलिंग होती है। और बहुत सारे अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये उसका डिफेक्ट दे रखे एक बार देख लेना, ये सजेशन है। फिर है कमर्शियल पेपर, सीपी जो है वो क्या होते हैं, सीपी बेसिकली 1990 के अंदर इसको जो है स्टार्ट किया, जो बहुत ही हाईली रेपुटेटेड कंपनी है उनको बोला गया कि अगर तुम चाहो तो अपने वर्किंग कैपिटल की नीड को पूरा करने के लिए आप जो है वो क्या कर सकते हो, कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हो। तो कमर्शियल पेपर इज क्वाइट एन इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट इन मनी मार्केट। कमर्शियल पेपर को इशू किया जाता है बाय द लीडिंग नेशनली रेपुटेड कंपनी के द्वारा जिनके क्रेडिट वर्दिनेस बहुत ही क्या है, अच्छी है। दीज आर द शॉर्ट टर्म यूज एंड प्रोमिसिंग नोट विद फिक्स मैच्योरिटी। कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड इन नेचर होते हैं एंड दीज आर द इशू इन ए बियरेड फॉर्म और ऑन डिस्काउंट टू फेस वैल्यू बेसिस, ठीक है। ये इसके फीचर उतर के देख लेना एक बार, ओके। कमर्शियल बैंक जो है वो जनरली इशू होता है 5 लाख या उसके मल्टीपल के डिनोमिनेशन के अंदर, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सी कंपनी कमर्शियल पेपर जारी कर सकती है। सबसे पहले कंपनी का नेटवर्क जो है कम से कम 4 करोड़ का हो। दूसरा,
जो कंपनी है सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट जो है फॉर ए बैंक और द इंस्टीट्यूशन मस्ट ऑब्टेन बाय द इशूइंग कंपनी। फिर आपने जो रेटिंग करवाई कम से कम P2 रेटिंग जो है आपको मिली हो किससे, क्राइसिल से। मेजोरिटी पीरियड जो इसका रहेगा वो 15 दिन से लेके मिनिमम 15 दिन के लिए होता है कमर्शियल पेपर, और मैक्सिमम 12 महीने। डिनोमिनेशन 5 लाख है उसके मल्टीपल के अंदर, ठीक है। इशूइंग पेइंग एजेंट जो शेड्यूल बैंक है कैन ओनली परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ एन इशूइंग एंड द पेइंग एजेंट, ठीक है। इन्वेस्टर जनरली कौन होते हैं कमर्शियल पेपर में पैसा लगाने वाले, इंडिविजुअल हो गया, बैंक्स हो गए, कॉर्पोरेट हो गया, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी हो गया, ये सब, ठीक है। मोड ऑफ इशुएंस वो कैसे रहेगा, कमर्शियल पेपर को हम इशू करते हैं बाय कॉर्पोरेट एज ए प्रोविजन नोट और इन डीमेट फॉर्म के अंदर, ठीक है। टाइप ऑफ कमर्शियल पेपर 4 तरह के होते हैं, ध्यान रखना। एक है आपके प्रोविजन नोट, एक है चेक, एक है ड्राफ्ट और एक कौन सा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। फिर है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इंडस्ट्रियल एंड द कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। तो अपने इंडिया के अंदर बेसिकली कैपिटल मार्केट की अगर बात करें तो कंपनीज को अगर लॉन्ग टर्म के लिए फंडिंग चाहिए ना तो कंपनी बेसिकली जो है वो जाती है कहाँ पे, कैपिटल मार्केट में, ठीक है। और कैपिटल मार्केट में जाकर के वो क्या करती हैं, सिक्योरिटी इशू करके लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रेज करती हैं, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट इज अ मैकेनिज्म बाय विच द बोरोवर ऑब्टेन करता है लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट एंड द लेंडर आर एबल टू फाइंड आउटलेट फॉर द लॉन्ग टर्म सरप्लस इनविजिबल फंड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बता रखे कैपिटल मार्केट क्या क्या है, तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, ठीक है, स्टेबिलिटी लेके आना इन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, प्रमोट करना इकोनॉमिक ग्रोथ, इंड्यूस करना कैपिटल फॉर्मेशन, ये सब फंक्शन के कैपिटल मार्केट का। तो कैपिटल मार्केट जो है वो क्या करती है, मोबिलाइज करती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, इंड्यूस करती है कैपिटल फॉर्मेशन, सप्लाई करती है वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन इनकम, सिक्योर करती है फॉरेन कैपिटल, इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ये तो रिलेशनशिप दे रखे हैं, क्या क्या डिफरेंस है एक बार देख लेना, सिंपल सा ये, ठीक है। इसके बाद था आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंडियन कैपिटल मार्केट का। तो इंडियन कैपिटल मार्केट डील करती है मीडियम टर्म एंड द लॉन्ग टर्म फंड के अंदर, ठीक है। कैपिटल मार्केट इंडिया में भी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, एक है इंस्टीट्यूशन जो डील करता है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट और एक है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। मतलब एक तो है आपके इंस्टीट्यूशन जो डील करते हैं क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट और कौन कौन से क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है ये सब, ठीक है। ये तो सिंपल था, एक बार देख लेना कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था बोरोवर सेक्टर कौन कौन है, ये सिंपल सा था। इंस्ट्रूमेंट भी नॉर्मल से थे, इक्विटी शेयर, अब इसके बारे में क्या ही पढ़ाऊँ, एक बार रीडिंग कर लेना। प्रेफरेंस शेयर थे, अब टाइप इसके पढ़ लेना एक बार, ठीक है। डेट कैपिटल भी हमने देखा था, ठीक है। एसपी एंड सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स क्या होते हैं, फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर विद इंटरेस्ट, ठीक है। ये वो डेट इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ फुली कन्वर्टेबल, जो इक्विटी शेयर के अंदर फुली कन्वर्ट हो जाते हैं एक टाइम के बाद में। इक्विपरी क्या होते हैं, दीज आर द फुली कन्वर्टेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं, ठीक है। ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो कन्वर्टेबल होता है इनटू इक्विटी शेयर और पार्ट बी को हम रिडीम करेंगे एट पार पे आफ्टर सम टाइम, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर वो होते हैं जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को जो है वो क्या करती है, इशू करती है फेवरेबल टर्म्स के ऊपर, ठीक है। फिर ट्रैकिंग स्टॉक क्या होता है, ट्रैकिंग स्टॉक जो है एक सिक्योरिटी है विच इज इशू बाय द पेरेंट कंपनी, जो मतलब जो होल्डिंग कंपनी जनरली वो इशू करती है ट्रैक करने के लिए रिजल्ट ऑफ अपनी सब्सिडरी कंपनी का, ठीक है। फिर डिजास्टर बॉन्ड, ठीक है। रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं, तो सेबी का एस्टेब्लिश किया गया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है वो एस्टेब्लिश हुई है देश के अंदर, ठीक है। एनएससी को 1992 के अंदर क्या क्या एस्टेब्लिश किया गया, म्यूचुअल फंड जो है एक नए इंस्ट्रूमेंट के तौर पर उभर के आए हैं, ठीक है। डीमेटलाइजेशन किया गया सिक्योरिटीज़ का, ठीक है। उसके लिए जो है वो क्या शेयर का डीमेटलाइजेशन किया गया और इसके लिए डिपॉजिटरी एक्ट 1996 से वो फोर्स के अंदर आया, ठीक है। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग जो 1994 के अंदर क्या की गई है, स्टार्ट की गई है। इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने सेबी को जो है एस्टेब्लिश किया और एक इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड जो है वो क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया है। रोलिंग सेटलमेंट आज के डेट में जो है T+1 हो गई है, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल था। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर जो 5 मेन रेगुलेशन है, एक है सेबी, एक है कंपनी एक्ट, एक है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जो बेसिकली जो स्टॉक एक्सचेंज का रिकॉग्निशन का काम करता है, एक है डिपॉजिटरी एक्ट और एक है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बताया थोड़ा बहुत पढ़ा था कि अपने इंडिया के अंदर जो सेबी जब आया ना, सेबी बना था 1988 में और उसका एक्ट पारित किया 1992 में, और उससे पहले कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट होता था 1947, तो ध्यान रखना, ठीक है। फिर बाद में सेबी एक्ट बनाया 1992 और सेबी को एस्टेब्लिश किया क्या करने के लिए, प्रोडक्शन प्रोवाइड करने के लिए, प्रमोट एंड रेगुलेट करने के लिए सिक्योरिटी मार्केट को। फिर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है 1956, तो ये प्रोवाइड करता है फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल द वर्चुअली ऑल एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी ट्रेडिंग एंड द रनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड एम टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी। फिर डिपॉजिटरी एक्ट है, डिपॉजिटरी एक्ट 1996। डिपॉजिटरी एक्ट प्रोवाइड करता है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिपॉजिटरी इन सिक्योरिटी विद द ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर फ्री ट्रांसफिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी विद स्पीड, एक्यूरेसी एंड सिक्योरिटी। फिर कंपनी एक्ट है। फिर PMLA है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो है वो एक PMLA एक्ट जो है वो पारित किया गया, ठीक है।
अब जो आपकी कैपिटल मार्केट है उसके दो सेगमेंट है, एक प्राइमरी मार्केट, एक है आपकी कौन सी स्टॉक मार्केट, सेकेंडरी मार्केट जिसको बोलते हैं। तो प्राइमरी मार्केट की अगर बात करें तो फर्स्ट टाइम जो सिक्योरिटी जिस मार्केट में इशू की जाती है पैसा रेज करने के लिए उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट की अगर बात करें और दूसरी जो मार्केट है वो कौन सी है, स्टॉक मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट की अगर बात करें तो इसके अंदर जो मेथड है, मतलब आप सिक्योरिटी कैसे इशू कर सकते हैं, तो उसके लिए बता रखे हैं पब्लिक इशू बाय इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। इसके अलावा ऑफर फॉर सेल, प्लेसमेंट ऑफर हो गया, टेंडर मेथड हो गया, ओवर द काउंटर मेथड हो गया, राइट इशू हो गया और बोनस शेयर हो गया। ये तरीके हैं। इन तरीके से जो है वो कंपनी क्या करती है, फर्स्ट टाइम जो है वो मार्केट में आकर के पैसा रेज करने का काम करती है, ठीक है। ये पढ़ देना एक बार, ठीक है। इसके अलावा कुछ टाइप ऑफ स्पेकुलेटर थे। एक था बुल, जिसको लगता है कि फ्यूचर के अंदर मार्केट बढ़ेगी। बियर, जिसको लगता है फ्यूचर के अंदर मार्केट जो है वो क्या होगी, डाउन जाएगी। स्टैग, जो बेसिकली क्या ये अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए, ठीक है। और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब रेट बढ़ेगा तो ये अपने अलॉटमेंट को क्या करते हैं, बेच देंगे, ठीक है। और ये सिलेक्ट करते हैं उन कंपनी को जिनका शेयर जो है वो बहुत ही डिमांड के अंदर होते हैं। और जैसे ही इनकी अलॉटमेंट आती है तो ये क्या करते हैं, अलॉटमेंट आते ही जो है उस सिक्योरिटी को बेचते हैं, उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, स्टैक, और प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं। फिर लेम डक, जब वो अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाते ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेम डक, ठीक है। फिर जीसेक मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट बोलते हैं। तो कई बार गवर्नमेंट जो है उसको भी फंडिंग की जरूरत होती है, तो गवर्नमेंट अपने पैसे की नीड को पूरा करने के लिए जो है वो क्या करती है कि मार्केट में आकर के जो है वो सिक्योरिटी इशू करने का काम करती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। जीसेक के अंदर कौन कौन से आते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है वहाँ पे गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज है उनकी डीलिंग होती है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जनरली क्या होती है, आपकी रिस्क फ्री होती है। इसको रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से, जैसे टी बिल हो गया, CMB कैश मैनेजमेंट बिल, ठीक है। जैसे टी बिल है 3 एक्सपायरी के, है ना, 91 डेज, 182 और 364। और अगर इसके शॉर्ट, इससे कम के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट इशू करती है क्या, CMB कैश मैनेजमेंट बिल। और इसकी जो एक्सपायरी है ये है लेस देन 91 डेज, ठीक है। एक होती है डेटेड सिक्योरिटी, जब गवर्नमेंट जो है वो लंबे समय के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म जो सिक्योरिटी इशू करती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डेटेड सिक्योरिटी, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बता के एक बार देख लेना, ओके। सिंपल सिंपल से GDR FDR ये हमने कवर कर दिया था सारा। ये तो इंस्ट्रूमेंट है सारे, देख लेना एक बार। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था, अगला जो अपना टॉपिक था वो था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, ओके, चैप्टर नंबर 6। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट बैंक के बारे में, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो बेसिकली देश के अंदर जो है डेवलपमेंट पर्पज के लिए फंडिंग प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, ठीक है। अब अपने कैसे कैसे इसकी स्टार्टिंग हुआ था, तो सबसे पहला जो DFI अपने यहाँ पे सेटअप किया गया वो था 1948 के अंदर। उसका नाम क्या था, IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये पहला फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक था इंडिया का, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक क्या होते हैं, डेवलपमेंट बैंक इज ए टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। टर्म लैंडिंग मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा प्रोवाइड करते हैं, विच प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कैसे डेवलपमेंट बैंक है, तो ये स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन होते हैं, मल्टीपर्पज बैंक होते हैं। ये हेल्प करते हैं टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। डेवलपमेंट ओरिएंटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, प्रमोट करते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इट डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, गैप फिलर के तौर पर काम करते हैं, सर्विस मोटिव होता है और ये एक्सेलरेट करते हैं रेट ऑफ ग्रोथ को, ठीक है। फंक्शन क्या डेवलपमेंट बैंक है, ये प्रोवाइड करते हैं, पैसा प्रोवाइड करवाते हैं, एंटरप्रेन्योरल गैप को फिल करने का काम करते हैं, ठीक है। ये कमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जॉइंट अप्रेजल करते हैं प्रोजेक्ट का, रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बैंकों को और बैंक आगे पैसे देते हैं इंडस्ट्री को, ठीक है। क्रेडिट गारंटी भी प्रोवाइड करवाते हैं, सिक्योरिटी का अंडरराइटिंग भी करते हैं, ठीक है। फिर हमने जो है वो पढ़ा था यहाँ पे फेलियर वीकनेस, ये सब बता रखा है, सिंपल सिंपल सा था। जो भी लैंडिंग प्रोसीजर है डेवलपमेंट बैंक का वो क्या है, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट आएगा तो ये प्रोजेक्ट का अप्रेजल करेंगे, फिर उसके बाद टेक्निकल अप्रेजल करेंगे, इकोनॉमिक वायबिलिटी चेक करेंगे, अगर इकोनॉमिक वायबल है तो असेस करेंगे कमर्शियल एस्पेक्ट, फिर उसके बाद फाइनेंशियल फिजिबिलिटी चेक करेंगे, मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी चेक करेंगे, नेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे, फिर देखेंगे बैलेंस ऑफ वेरियस फैक्टर, फिर सब कुछ सही है तो लोन सैंक्शन कर देंगे, फिर लोन को डिसबर्स कर देंगे और लास्ट में फॉलोअप लेते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। इसके बाद फिर हमने पढ़ा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं, तो एक तो SFC स्टेट लेवल पे स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उसके बाद ICICI 1955 के अंदर बनाया, फिर आपका IDBI 64 के अंदर बनाया, फिर आपका इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया IRBI 1985 में बनाया, फिर आपका SIDBI 1990 में बनाया, ठीक है। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है ना तो उनके लिए जो अपेक्स बैंक की भूमिका निभाता है वो है SIDBI, फिर नाबार्ड 1982 के अंदर बनाया, फिर एक्जिम 1982 के अंदर बनाया, ध्यान रखना, ठीक है। ये सब बता रखा है यहाँ पे। तो ऑल इंडिया लेवल पे IFCI का बनाया, ये पहला
पब्लिक सेक्टर पहला डीएफआई था 1948 में, आईडीबीआई 64 में, आईआरबीआई 85 में, आईसीआईसीआई 55 में, एनएसआईसी 1955 के अंदर। क्या क्या काम था देख लेना। आज की डेट में टोटल एसएफसी स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का टोटल कितनी है? 18। ठीक है। ईसीजीसी कब बनाया? इसके अलावा कुछ और भी हैं जो मैचिंग के अंदर आए थे कई बार। ईसीजीसी बनाया था 57 में, डीआईसीजीसी बनाया 1962 में, यूटीआई बनाया 1964 में, एलआईसी 1956 में, जीआईसी उसकी सब्सिडरी जो है वो बनाई थी 1972 के अंदर। ध्यान रखना। ठीक है, ये सब बता रखे हैं यहाँ पे। फिर पेंशन फंड। पेंशन फंड का मतलब क्या होता है कि ये भी एक इंटरमीडिएट होते हैं जिसको जिनको सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन जो है वो ग्रांट किया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, एज ए पेंशन फंड के तौर पे फॉर ये रिसीव करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेट करते हैं उसको एंड मेकिंग पेमेंट टू द सब्सक्राइबर, उसको बोलते हैं हम लोग के पेंशन फंड। ठीक है, और इनको रेगुलेट करने के लिए पीएफआरडी एक्ट जो है वो पारित किया गया है। ठीक है। फिर एनबीएफसी नॉन फाइनेंस बैंकिंग कंपनी। एनबीएफसी कंपनी जो रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट, जो एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ लोन एंड एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ द शेयर, स्टॉक, सिक्योरिटी इशू बाय द गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी और द अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑफ लाइक नेचर, जैसे लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस बिजनेस हो गया, चिट बिजनेस हो गया, ये सब। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एनबीएफसी। अब एनबीएफसी जो है वो क्या करती है? 50 मतलब इनका जो प्रिंसिपल बिजनेस होता है वो क्या होता है? जब एक कंपनी का इज व्हेन ए कंपनी फाइनेंशियल एसेट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% जो है उसकी टोटल एसेट में कौन सी है? फाइनेंशियल एसेट। और जो उसकी टोटल इनकम है उसमें कम से कम 50% जो है इनकम हो रही है वो कहाँ से होती है? उन फाइनेंशियल एसेट से हो रही है। तो उस कंपनी को बोलेंगे हम लोग क्या? आपका एनबीएफसी, क्योंकि उसका प्रिंसिपल बिजनेस जो है वो क्या है? आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी से हो रहा है। ठीक है। अब डिफरेंस क्या बिटवीन द बैंक एंड द एनबीएफसी? तो एनबीएफसी जो है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है। दूसरा, एनबीएफसी जो है वो पीएसएस का पार्ट नहीं है। और तीसरा, एनबीएफसी जो है उसके ऊपर डीआईसीजीसी जो है वो गारंटी जो है प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है। क्या ये जरूरी है कि हर एनबीएफसी इज इट नेसेसरी दैट द एवरी एनबीएफसी शुड बी रजिस्टर्ड विद आरबीआई? यस। ठीक है। और अपने इंडिया में जितने भी एनबीएफसी बनेंगी ना वो सब किस फॉर्मेट के अंदर होगी? तो ये ध्यान रखना है इसको। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? आरबीआई के अंडर। और दूसरा मेन बात ये है कि अगर कोई एनबीएफसी के ऊपर किसी दूसरा रेगुलेशन भी है, जैसे अगर उसको सेबी रेगुलेट करता है, ठीक है, या उसको जो है वो इंश्योरेंस कंपनी रेगुलेट करती है, तो वो भी रेगुलेट करेगी और आरबीआई भी रेगुलेट करेगा। तो इसलिए कई बार बोलते हैं कि ड्यूअल रेगुलेशन भी इसके ऊपर चलते हैं। ठीक है। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी किसको बोलते हैं? जिसका एसेट साइज जो है 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, उसको बोलेंगे हम लोग क्या? सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है एनबीएफसी। ठीक है। अब यहाँ पे बता रखे टाइप ऑफ एनबीएफसी। सबसे पहले एसेट फाइनेंस कंपनी, जो बेसिकली क्या करती है? फिजिकल एसेट जो है उनको फाइनेंस करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करती है। इन्वेस्टमेंट कंपनी जो बेसिकली जो है वो क्या करती है? शेयर और सिक्योरिटी को एक्वायर करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करती है। लोन कंपनी जो इसका मेन काम जो है वो क्या? मेकिंग लोन एडवांसेस और अदरवाइज फॉर एनी एक्टिविटी अदर देन इट्स ओन बट डज नॉट इंक्लूड एनी एसेट फाइनेंस कंपनी। आईएफसी क्या होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस के लिए फंडिंग प्रोवाइड करने का काम करती है। फिर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी भी होती है। ठीक है। इसके अलावा ये बता रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंस। फिर एनबीएफसी एमएफआई माइक्रो फाइनेंसिंग जो स्मॉल पैसा प्रोवाइड करवाने का काम करती है। ठीक है। इसके अलावा फैक्टर जो फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइड करवाती है ना, ये अलग अलग हमने पढ़ा था। फिर थे आपके म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बेसिकली क्या है? पब्लिक अपना पैसा जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट पैसा प्रोवाइड करवाती है किसको? म्यूचुअल फंड को। और म्यूचुअल फंड उस पैसे को आगे जो है वो सबमिट आगे इन्वेस्ट करते हैं किसमें? मार्केट के अंदर। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली जो है एक मीडियोकर की भूमिका जो है वो निभाता है। अब जब पब्लिक म्यूचुअल फंड वाले को पैसा प्रोवाइड करते हैं तो म्यूचुअल फंड बदले में जो है वो क्या करता है? शेयर इशू नहीं करता, ये इशू करता है एक सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? यूनिट। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। जो जिसके माध्यम से क्या होता है? जो कलेक्ट करता है मनी फ्रॉम सेवरल स्मॉल इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट करता है उसको इन वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लाइक शेयर, बॉन्ड एक्सेट्रा। ठीक है। अब टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड यहाँ पे बता रखा है इक्विटी हो गया, डेट हो गया, हाइब्रिड हो गया। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो है जो आपसे पैसे इकट्ठा करके म्यूचुअल फंड वाला जब उसको लगाएगा इक्विटी शेयर में तो है इक्विटी ओरिएंटेड। डेट का मतलब क्या है? जब आपसे पैसे इकट्ठा करके म्यूचुअल फंड वाला उसको लगाएगा कहाँ पे? डेट सिक्योरिटी में, वो है डेट म्यूचुअल फंड। और एक है हाइब्रिड, जब म्यूचुअल फंड वाला आपसे पैसे इकट्ठा करके उसको दोनों जगह पे इन्वेस्ट करेगा, शेयर में भी और बॉन्ड में भी, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? हाइब्रिड। ये बेनिफिट कुछ बता रखे हैं उसके क्या क्या। ठीक है। एनएफओ क्या होता है? एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। व्हेन ए न्यू फंड इज लॉन्च फॉर इन्वेस्टर, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एनएफओ। ठीक है। इट इज जस्ट लाइक द आईपीओ। फंड ऑफ फंड क्या होता है? जब कोई म्यूचुअल फंड वाला किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं फंड ऑफ फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है? जब आपसे पैसे इकट्ठा करके इक्विटी में लगाया जाए। डेट म्यूचुअल फंड जब आपसे पैसा इकट्ठा करके डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जाए। हाइब्रिड जब आपसे पैसे इकट्ठा करके जो है वो डेट और इक्विटी दोनों में लगाया जाए। ठीक है। एक है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके अंदर क्या होता है? फिक्स अमाउंट जो है वो
ये कन्वीनियंट मेथड है इन्वेस्टिंग करने का, और हर महीने जो है थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो आप क्या करते हो इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते रहते हो, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, फिर इसके बाद ये बता रखा है आपका इंडेक्स फंड। एनएवी क्या होता है, म्यूचुअल फंड की जो टोटल एसेट है उसमें से अगर टोटल एक्शन लायबिलिटी को क्या करते हैं माइनस करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट से, तो वो निकलती है क्या, एनएवी। ठीक है, गिल्ट फंड क्या होता है, जब म्यूचुअल फंड वाला पैसा इन्वेस्ट करता है कहाँ पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, उसको बोलते हैं गिल्ट फंड। ठीक है, इसके बाद ओपन एंडेड क्लोज, ये तो नॉर्मल सा था। अच्छा, एक है एमएफएसएस, ये याद करके जाना, म्यूचुअल फंड सर्विस सिस्टम। ये एक ऑनलाइन ऑर्डर कलेक्शन सिस्टम है जो प्रोवाइड किया है किसने, एनएससी ने। अब आप जो है वो ऑनलाइन जो है वो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को जो है वो सेल परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, ट्रेडिंग होती है ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग है, और एनएससी ने उसके लिए जो है वो नीट सिस्टम प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, क्लियरेंस सेटलमेंट जो है वो कैसे होती है आपका, एनएससी की जो आपका एनएससीसीएल है उसके माध्यम से। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या था म्यूचुअल फंड का, सबसे पहले एक तो यूनिट होल्डर है जो बेसिकली म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको बोलते हैं यूनिट होल्डर। ठीक है, स्पॉन्सर कौन होता है, जिसके माइंड में आइडिया आया था, जिसने म्यूचुअल फंड को ओपन करना है, जिसने इस आइडिया को इनिशिएट किया। ठीक है, ट्रस्टी बेसिकली जो क्या कहता है आपके यूनिट होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एएमसी जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा है उसको कहाँ पे लगाना है, तो वो डिसीजन लेती है कौन, एएमसी। ट्रांसफर एजेंट जो है वो क्या करता है, रिकॉर्ड मेकिंग करने का काम करता है। ठीक है, कस्टोडियन क्या करता है, जो म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको अपने पास सेफ कस्टडी में रखने का काम करता है। म्यूचुअल फंड इन इंडिया की अगर बात करें तो पहला 3 फेज है। पहला फेज तो स्टार्ट हुआ 1964 से 1987 तक, ओनली यूटीआई था। फिर सेकंड फेज जो स्टार्ट हुआ 1987 से 1993, अदर पब्लिक सेक्टर बैंकों को भी बोला गया कि आप ये अपना म्यूचुअल फंड ओपन कर सकते हो। और फिर 1993 से 2003 एंट्री हुआ प्राइवेट सेक्टर बैंकों का। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक आ गए तो मतलब प्राइवेट सेक्टर वालों ने भी म्यूचुअल फंड ओपन करना शुरू कर दिया, तो उनको रेगुलेट करने के लिए सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 जो है वो इशू किया गया। ठीक है, और फोर्थ फेज जो अभी भी चल रहा है आपका। ठीक है, इसके बाद फाइनेंशियल रेगुलेटर की अगर बात करें तो रेगुलेटर 5 थे। ठीक है, आरबीआई हमने पढ़ लिया चैप्टर 3 में। फिर हमने पढ़ा था सेबी की अगर बात करें, सेबी को कब एस्टेब्लिश किया, बनाया तो था 1988 में, लेकिन इसको एस्टेब्लिश जो किया सेबी एक्ट वो पारित हुआ था 12 अप्रैल 1992 को। ठीक है, सेबी को जब बनाया तो उसके पीछे का जो लॉजिक था वो क्या, ये प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इन द सिक्योरिटी एंड टू प्रमोट एंड डेवलपमेंट ऑफ, रेगुलेट करेगा सिक्योरिटी मार्केट को। ठीक है, तो सेबी के बारे में ये है। सेबी को सेटअप किया 1988 में, क्या करने के लिए, रेगुलेट एंड करने के लिए द फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, इट वॉज लेफ्ट एज ए वॉच डॉग टू ऑब्जर्व द एक्टिविटी बट वॉज फाउंड इनइफेक्टिव इन रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग देम, ये बात ध्यान रखना। इसलिए सेबी का एक्ट जो पारित किया गया। ठीक है, सेबी क्या करेगा, इश्यूअर्स को जो है तैयार मार्केट प्रोवाइड करवाएगा, इन्वेस्टर को जो है वो क्या करेगा, इनका प्रोडक्शन करेगा, और इंटरमीडिएट को जो है वो क्या करेगा, कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। ये ऑब्जेक्टिव बता रखा है सेबी का। सेबी क्या करेगा, रेगुलेट करेगा एक्टिविटीज को, प्रोटेक्ट करेगा राइट ऑफ द इन्वेस्टर, प्रिवेंट करेगा फ्रॉडुलेंट एंड द माल प्रैक्टिसेस को, और रेगुलेट एंड डेवलप करेगा कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द इंटरमीडिएट। फंक्शनिंग में बता रखा है यहाँ पे। प्रोडक्टिव फंक्शन में क्या करता है, ये प्राइस रिगिंग को रोकने का काम करता है, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने का काम करता है। ठीक है, फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकने का काम करता है, इन्वेस्टर को एजुकेट करता है, और फेयर प्रैक्टिस को प्रमोट करने का काम करता है। डेवलपमेंट फंक्शन में से भी जो है प्रमोट करता है ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट, ये ट्राई करता है टू प्रमोट द एक्टिविटी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इंटर ट्रेडिंग को बढ़ावा देता है, अंडरराइटिंग को ऑप्शनल कर दिया इसने, और इवन इनिशियल पब्लिक ऑफर भी आज की डेट में जो है वो आप क्या स्टॉक मार्केट के थ्रू कर सकते हैं। रेगुलेटरी फंक्शन में वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन बना के जो है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट को। ठीक है, मेजर अचीवमेंट जो है वो क्या, T+ जो रोलिंग सेटलमेंट है वो पहले T+5 चलता था, उसको कम करके अब T+1 पे आ गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इंडिया की इक्विटी मार्केट ऑपरेट करती है अंडर T+1 सेटलमेंट साइकिल, मीनिंग ट्रेड आर सेटल इन 1 बिजनेस डे आफ्टर द ट्रेड डेट, नोट द 2 एज पर द प्रीवियस T+2 सिस्टम। ठीक है, ये यहाँ पे बता रखा है मेंबर, तो इसके अंदर एक तो चेयरमैन है विच इज नॉमिनेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, 2 मेंबर होंगे ऑफिसर फ्रॉम द यूनियन फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री, 1 मेंबर होगा किसका, आरबीआई, और रिमेनिंग जो 5 मेंबर होंगे इसको नॉमिनेट करेगी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो कब बनाया था, 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, और एजेंसी एग्जीक्यूटिव जो है चेयरमैन कौन है, तुहिन कांता पांडे, याद करके जाना। और ये कब आए हैं, इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया 1 मार्च 2025 को। ठीक है, ये सेबी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो बता रखे हैं। अपॉइंटमेंट किसका हुआ अभी लेटेस्ट में, तुहिन कांता पांडे का। ठीक है, फोकस एरिया ये बोले कि मेरा जो फोकस का एरिया रहेगा वो रहेगा नेविगेट करना वोलेटाइल मार्केट कंडीशंस। जो अपना इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ही वोलेटाइल है, तो उसको कंट्रोल करना जो है इनकी मेन जिम्मेवारी है, इन्होंने ऐसे बोला। ठीक है, बाकी कुछ और रूल्स से एक बार पढ़ देना। इसके बाद फिर आपका एफएमसी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, इसको कब बनाया था, 1953 में। ठीक है, ये इसको बनाया गया था और बाद में अब आज के डेट में ये जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता।
तो जो स्पेकुलेशन थी फूड कमोडिटी में उसकी ट्रेडिंग की वजह से, तो उस पर रोक लगाने के लिए जो है एफएमसी को हमने क्या किया, एस्टेब्लिश किया था 1953 में, ठीक है। और फिर 2015 में एफएमसी को हमने मर्ज कर दिया किसमें, सेबी में। ये बाकी लिख रखा है, एक बार रीडिंग कर लेना इसका। फिर उसके बाद है आपका पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको कब बनाया है, 23 अगस्त 2003 में। ये बेसिकली ये इसके करंट जो है वो चेयरमैन जो है इसकी ये है, ठीक है, शिवा सुब्रमण्यम रमन, ठीक है। और ये कब इन्होंने ऑफिस होल्ड किया है, 20 जून 2025 को, ठीक है। अब ये बात याद रखना कि पीएफआरडी का जो मेन काम है ये क्या, जो अपने इंडिया में वेरियस जो पेंशन फंड है उनको रेगुलेट करने का ये काम करता है, ठीक है ना। ये हिस्ट्री बता रखी है थोड़ा सा। इसके बाद फिर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म कौन कौन से हुए, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बोला गया सीआरआर एसएलआर को क्या करो, रिड्यूस करो, ठीक है। ये सिंपल सा था। मेन इसके अंदर जो चीज़ पढ़ाने की है वो है ये, एक तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म क्या क्या हुए थे, इसको रीडिंग करके जाना। ये आपको पूरा पढ़ा रखा है, एक बार अच्छे से रीड कर लेना इसको, ठीक है। पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का क्या सिस्टम है, तो इंडियन बैंकों के लिए रेट जो है वो कितना है, 40% है। याद रखना, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है ना, तो उसका रेट आज के डेट में जो है कितना 40% है। और जो फॉरेन बैंक है उसके लिए पीएसएल का जो रेट है वो कितना 32% है, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होती है, जब फाइनेंशियल सर्विसेज को जो है दूर दराज के एरिया में लेके अगर जाना है ना, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटी को, फाइनेंशियल सर्विसेज को रिमोट एरिया तक पहुंचाना, उसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब इसके लिए जो है वो क्या, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, ये सब जो है वो लेके आए थे हम, है ना। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम ये सब है, इनको याद करके जाना थोड़ा, ठीक है। बाकी तो फिनटेक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी कर रहे हैं आज की डेट में। बाकी नॉर्मल तो था। और तो इसमें क्या है पढ़ाने वाला, थ्योरी है मेन चीज़ तो समझाने वाला। अच्छा, ये पढ़ के जाना कि कैसे कैसे क्या क्या स्पेशल इंक्लूजन प्रोडक्ट जो ऑफर किए गए हैं वो कौन कौन से है। एक है किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, जीसीसी हो गया, इसके बाद में आईसीटी बेस्ड अकाउंट वाया बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट हो गया, ठीक है। और एटीएम को क्या किया गया, इंक्रीज किया गया, ये सब, ठीक है। फिर माइक्रो फाइनेंस का, ये भी बहुत वेरी इफेक्टिव वे है ऑफर करने का, फंड टू द इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या होता है, इट रेफर टू द गिविंग माइक्रो लोन या माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करना टू द लेस फॉर्चुनेट एंटरप्रेन्योर एंड स्मॉल स्केल बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है। फिर चैप्टर 9, इसके अंदर से क्वेश्चन बन सकता है जो आपका ई बैंकिंग है वहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले था आपका डिजिटाइजेशन ऑफ द बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस, ओके। तो सबसे पहले कम्युनिटी मनी चलता था, कम्युनिटी मनी के बाद में आया मेटालिक मनी के बाद में फिर आया पेपर मनी को बैंक में जमा करेंगे तो बनेगा बैंक मनी, और एक और मनी आप जो चलता है उसको बोलते हैं क्रिप्टो, है ना। तो ई बैंकिंग क्या होता है, ई बैंकिंग को ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से, उसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, ई बैंकिंग, ठीक है। सबसे पहला बैंक जिसने स्टार्ट किया तो 1998 में आईसीआईसी बैंक था, इसने सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग को जो क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। एडवांटेज बता रखा है, अवेलेबल 24/7 है, इजी टू ऑपरेट है, कन्वीनियंट है, टाइम एफिशिएंट है, और एक्टिविटी को आप ट्रैक भी कर सकते हैं। ये डिसएडवांटेज, इंटरनेट चाहिए, ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी का इशू रहता है, ठीक है, बिगिनर्स के लिए डिफिकल्ट है, और सिक्योरिंग पासवर्ड, ठीक है। जो कम्युनिकेशन नेटवर्क चलता है इन बैंकिंग सिस्टम में वो है आपका सराफ कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं इफ़ी नेट, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, ठीक है। मोबाइल बैंकिंग, जब मोबाइल के माध्यम से बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, मोबाइल बैंकिंग। सिंपल था। पहले एसएमएस बैंकिंग चलता था और अब तो इंटरनेट बैंकिंग भी आ गई जिसको वेब बोलते हैं, नॉर्मल है। तो पीएसए सिस्टम कब आया, थोड़ा याद करके जाना इसको, 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अच्छा, फिर था बैंकिंग इनिशिएटिव जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने उठाया था। एक था ये बोला बैंक बोर्ड ब्यूरो को क्या करें, एस्टेब्लिश करें। फिर पब्लिक सेक्टर बैंकों को कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए जो है वो हम लेके आते हैं इंद्रधनुष प्लान को, जिसको A2G प्लान भी बोलते हैं। एसबीआई और उसके एसोसिएट का मर्जर कर दिया गया था, ठीक है। भारतीय महिला बैंक को भी एसबीआई में जो है वो मर्ज कर दिया गया। ब्रिक्स इंटर बैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म जो एस्टेब्लिश किया गया था। केसीसी कार्ड को रुपे कार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया। ये सब चीज़ें थी, ये तो नॉर्मल है। फिर कंप्यूटराइजेशन बैंकों के अंदर जो स्टार्ट हुआ, तो बोलता है ये जो प्रोसेस था कंप्यूटराइजेशन का, ये स्टार्ट हुआ जब रंगराजन कमेटी रिपोर्ट थे 1984 में। सेकंड रिपोर्ट जो है आई 1989 में, एंड इट गेव द पेस टू एक्सपीडिएट द कंप्यूटराइजेशन। में जो ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या था, इंप्रूव द कस्टमर सर्विस, बेटर हाउस कीपिंग, उसके क्विक डिसीजन मेकिंग एंड इंक्रीज प्रॉफिट एंड प्रोडक्टिविटी। तो इसके लिए फिर हमने ऑनलाइन जो सिस्टम उसको रेगुलेट करने के लिए पीएस एक्ट 2007 जो है हमने क्या किया, पास किया, ठीक है।
तो जो रिटेल पेमेंट है उसके लिए जो मेन बॉडी है वो है कौन सी, एनपीसीआई, ये याद करके जाना, ठीक है। तो अपने इंडिया में जितने भी ऑल रिटेल पेमेंट सिस्टम है उसके लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है कौन सी, एनपीसीआई, ठीक है। एनपीसीआई जो सर्विस प्रोवाइड करती है, सबसे पहला एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, अलग अलग जो एटीएम है ना, तो उन सबको ये क्या करती है, मर्ज करने का काम करती है, ठीक है। तो अब आप जो है वो आपका मान लो पीएनबी के अंदर अकाउंट है और आप एसबीआई के एटीएम से भी जो है वो क्या कर सकते हो, ट्रांजेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। फिर सीटीएस सिस्टम जो फिजिकल चेक का जो ट्रांसफर होता था उसको रोक दिया, अब जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा, स्कैन करके भेजते हैं उसको, है ना। IMPS 24/7/365 आप रियल टाइम पे जो पेमेंट्स जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा यूपीआई, ये एक सर्विसेज को लॉन्च किया 11 अप्रैल 2016 को। इट इज एम्ड एट प्रोवाइड सिंगल आईडी जो है वो प्रोवाइड करेंगे टू ट्रांसफर द फंड एनीवेयर, ठीक है। इसके अलावा ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, ये बेसिकली एक मोड है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का, एक बैंक से दूसरे बैंक में कर सकते हो यूजिंग सर्विस ऑफ द क्लियरिंग हाउस फॉर बल्क ट्रांसफर। ये दो तरह का होता है, एक है ECS डेबिट और एक है ECS क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद फिर आया नाच, ECS की कमी थी, उस कमी को दूर करने के लिए आ गया नाच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तो नाच के बीच जो है दो सेगमेंट है, नाच डेबिट और नाच क्रेडिट, ठीक है। तो नाच जब लेके आए तो ये उससे कैसे लगता, तो नाच ने कंसोलिडेट किया ऑल रीजनल ECS को। दूसरा जो टर्न अराउंड टाइम है 30 दिन की जगह जो अब कितना हो गया, 10 दिन हो गया, है ना। तो 2016 में नाच ने जो पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया किसको, ECS को। फिर RTGS जो क्या होता है, ये एक सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। इट इज ऑपरेट बाय द RBI। RTGS के अंदर इंटरबैंक पेमेंट इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेस किए जाते हैं, सेटल कहते हैं उन्हें ग्रोस बेसिस। जैसे आपके पास इंस्ट्रक्शन आया उसी टाइम जो है उसका प्रोसेसिंग क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो बड़ी पेमेंट के लिए बेसिकली इसको ले गए थे। कब इंप्लीमेंट हुआ था, 26/3/2004 को। मिनिमम जो इसका वो है, मिनिमम अमाउंट वो कितना है, 2 लाख। कम से कम RTGS वो कितना होगा, 2 लाख का होगा, ये बात याद रखना। तो 24/7/365 ये चलता है, ठीक है। फिर आपका नेफ्ट है बेसिकली थोड़ी सी छोटी पेमेंट के लिए। तो नेफ्ट भी एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है, ठीक है। ये कब आया, नवंबर 2005 को, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो है वो कोई लिमिट नहीं है बेसिकली, जैसे RTGS तो कम से कम 2 लाख का होगा, नेफ्ट की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम या मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ये भी बेसिकली राउंड द क्लॉक चलता है 24/7/365, ठीक है। इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी है, जो नेपाल के लोग इंडिया में आके काम करते हैं तो वो यहाँ से पैसा जो है वो अपने कंट्री में भेज पाएँ, तो उसके लिए एक फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और ये फैसिलिटी नेफ्ट के अंडर काम करती है। फिर IMPS ये आपको मैंने बता दिया अभी। तो इट इज़ अ रियल टाइम पेमेंट सर्विस जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर फंड ट्रांसफर मर्चेंट पेमेंट एंड रेमिटेंसेज, ठीक है। UPI एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जिसको डेवलप किया था किसने, NPCI ने। इट इज़ बिल्ड फॉर IMPS इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एक BBPS है जो बिल्स का पेमेंट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ख़त्म। तो अलग अलग जो है क्या क्या बेसिकली ये सब बता रखे हैं कि क्या क्या रोल, RBI का क्या रोल है इन एनकरेजिंग ई पेमेंट, तो उसके लिए ये सब बता रखा है। RBI ने जो फिर बोला था कि रिटेल पेमेंट के लिए जो वो आप किसको एस्टैब्लिश करो, NPCI वो, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी, ओके। ये हमने क्लास के अंदर पढ़ा था, काफ़ी सारे लेक्चर हमने जो है इसके ऊपर लगाए थे, ओके। तो आई होप ऊपर से मैंने आपको एक बार बता दिया, ठीक है। तो अब आप आराम से तसल्ली से बैठ के बुक को एक बार रीड कर लेना। पूरा का पूरा पेपर आपको बुक में से मिलेगा, मैं आपको ये एश्योरिटी देता हूँ। कंप्लीट पेपर आपको बुक में से मिलेगा, बस आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों को पढ़ के जाना, ठीक है ना। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अब आप इसको एक बार रिवाइज कर लो। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट यूनिट को जो है वो रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। चलो ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।